फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? मेरे हिसाब से जो फैशन डिजाइनिंग है ना, उसको आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। पैसे की जगह पैसा काम करता है और रिलेशन की जगह काम करता है। तो ओवरऑल अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो वो कितने होंगे हमारे? 15-17 हजार तो क्लाइंट मेरे पास है। डेफिनेटली ऐसे है कि वो हर साल मेरे पास आते हैं। अभी की जो टेंडेंसी है, पहले उसके काबिल बनो कि सामने अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आपका वर्क वैसा दिखना चाहिए। सीधा सिंपल, आज जो दिखता है वो बिकता है। जो फैशन डिजाइनिंग है, अगर फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? पहले तो एक सोच लो कि उनके पापा मम्मी बोल रहे हैं या उनको जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। एक सक्सेसफुल पर्सन जब कोई होता है तो उसके पीछे बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो मैटर करती है, जिस चीज के कारण वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बन पाते हैं। तो आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर भावेश टेलर फ्रॉम चार्मी क्रिएशन। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनका सॉल्यूशन वो कैसे लेके आए। एक कस्टमर लॉयल्टी होती है, एक स्टाफ लॉयल्टी होती है, उन्होंने उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया, और साथ ही साथ उनके काफ़ी कुछ अवार्ड्स उन्हें मिले हुए हैं, तो वो अवार्ड्स लेने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। एंड एक खाली नेशनली वर्क करना और एक इंटरनेशनली वर्क करना, उन दोनों में क्या अंतर होता है, और आज भी उन्होंने जो कस्टमर्स है उन्हें रिटेन कैसे कर रखा है, और साथ-साथ में उनका जो एक पूरा आप बोल सकते हैं दिनचर्या, जो एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में उनको मदद की, वो किस हिसाब से था, और उनका एक पूरा का पूरा डे शेड्यूल है, वो कैसे प्लान करते हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर भावेश टेलर। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। वेलकम सर टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। यस। तो सर, एक चीज बताइए कि आप लास्ट 20 ईयर से इस फील्ड के अंदर है, करेक्ट? यस, 20 ईयर्स हो गए। तो सर 20 साल के बाद भी आप खुद को ऐसा सक्सेसफुल कंसीडर करते हैं ये फील्ड के अंदर कि आप सक्सेसफुल हो गए इन फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री? डेफिनेटली। सक्सेस की अगर परिभाषा बोलने जाए तो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस की जो लैंग्वेज है वो क्या होती है? सक्सेस इसको बोला जाता है जैसे आप डाउन टू अर्थ, आप जैसे कोई भी चीज, आप फैशन डिजाइनर जो होता है ना, एक्चुअली वो क्या होता है कि लोग लिखाई से फैशन डिजाइनर आजकल के लोग बन जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो फैशन डिजाइनिंग है ना, उसको आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कोई भी चीज आपको अगर स्टिच करना नहीं आता या आपको कलर मैचिंग करना नहीं आता, वो चीज अगर आपको एक बार सब लेवल फर्स्ट से लेकर स्टार्ट तक आ गया तो आपको ये चीज क्या लगेगी कि ये फैशन हो सकती है। नहीं तो क्या लगेगा, ज्यादातर ऐसा ही सबको लगेगा कि बस फैशन डिजाइन में 4 कलर मिला लिए, मास्टर को दे दिया, स्टिच कर दिया, पीस बन गया। नॉर्मली सर यही है कि मेजर ऑफ जब फैशन डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा माइंड में दो चीज आती है। सबसे पहला आता है फास्ट फैशन, राइट और दूसरा होता है, एक होता है डिजाइनर क्लोथिंग। राइट। अब अगर मैं फास्ट फैशन की बात करने जाऊं तो फास्ट फैशन की जो शुरुआत है वो इसलिए की गई थी कि लोगों को सस्ते में कपड़े चाहिए, या इसलिए की गई थी कि डिजाइनिंग के ऊपर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े? फास्ट फैशन इसी को बोला जाता है। आज के युग में लोगों को हर कपड़े को एक बार 2 बार यूज करना, ज्यादा नहीं करना है। तो उसको क्या है कि बजट में भी आ जाता है और ये चीज भी चल जाती है। फास्ट फैशन उसी को बोलते हैं। और जिसको आज भी वेडिंग में अगर क्लोथ पहनना है तो वैसा ही सोचेगा कि मैं डिजाइनर से बनवाऊं, क्योंकि उसकी कुछ यूनिक लगे। या आप कहीं पे भी जाने वाले हैं तो जैसे जूडियो से टी शर्ट ले लिया, उससे ले लिया, तो उसके पास क्या पता है कि मैं अगर कहीं घूमने जा रहा हूं तो वहीं पे वो बंदा भी कोई शायद मिल सकता है, वो जूडियो की टी शर्ट वाला। और शादी के अंदर जो फैशन शो में जो अपने जैसे बनाते हैं हर क्लाइंट, तो क्लाइंट के हिसाब से फैशन बनाते हैं कि भाई तुमको यही अच्छा लगे। जैसे मारवाड़ी कास्ट होती है तो पता है कि मारवाड़ी भाई लॉन्ग पहनेगा, इसको यही चीज अच्छी लगी, उसको ये, क्योंकि कास्ट वाइज और ये डिपेंडेड टू स्टाइल, ये चीज फैशन डिजाइनर ही कर सकता है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकता है। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से जो फास्ट फैशन है वो काइंड ऑफ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट साइड में है, Right, भले right, डिजाइनर क्लोथिंग है। हाँ, बस ये लेकिन बस एक चीज है कि लोगों को दे देना है बस। ओके, तो सर अभी कैसा है कि आप रिसेंटली, जैसे आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हो, राइट। तो इंस्टाग्राम के अंदर कई बार होते हैं कि बहुत सारे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कई एक डिजाइन भी बनाते हैं, राइट। कुछ भी डिजाइन करेंगे, पहन लेंगे, उसके बाद वो खुद को बोलते हैं कि आई एम द फैशन डिजाइनर।
राइट। कि भाई हम फैशन डिजाइनर हैं, हम जो चाहेंगे, हम कुछ अलग डिजाइन कर रहे हैं, अलग कुछ पहन रहे हैं, अलग शोकेस कर रहे हैं। अब उसका कारण क्या है पता है? आदमी अब 12 खत्म किया या कॉलेज किया तो घर से क्या बोलता, अब क्या करेगा? तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? लड़की ज्यादातर क्या चूज करते हैं? मैं फैशन डिजाइनिंग में चली जाती हूँ। पर्टिकुलर क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग में चले जाने से दो चीज का बेनिफिट होता है। एक तो घर से बिना टाइम आप कोई भी टाइम पे निकल सकते हो, क्योंकि आज मम्मी कपड़ा लेने जाना है, ये लेने जाना है। और सेकंड चीज, अगर आपने वो चीज पे काम किया, अगर 1 साल पढ़ाई किया, जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो उसमें आपको घर पे दिखाना है, तो वो चीज उसको बनाना ही पड़ेगा। वो चीज उसको प्रेजेंटेशन नहीं करे तो घर पे कैसे पता चलेगा आप तो डिजाइनर बन गई है, ये हो गया। एक्चुअल फैशन डिजाइनर अगर 100 लड़के काम करते हैं या 100 लड़कियां काम करती है, उसमें से 1 या 2 बंदे ऐसे होते हो, उसको पर्टिकुलर ये लाइन में आगे भी जाना है। बाकी मेरे लिए तो ये लोग जो भी कर रहे हैं नो टाइम पास। ओके, तो मतलब आपके हिसाब से काइंड ऑफ वो वाली बात हो गई कि भाई ठीक है, कुछ और नहीं मिल रहा है, क्या करना। हमारे जमाने में जब फैशन डिजाइनिंग कुछ भी नहीं था, बड़े लेवल पे फैशन डिजाइनिंग चल रहा था। जैसे कोई भी आज मैं फैशन डिजाइन को मैंने कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं किया है। फैशन डिजाइनर कोई कोर्स नहीं होता, अभी आ गया, जैसे 5 साल 10 साल में आ गया। पहले तो यही चीज कैसे चलता था कि भाई ये करना है तो इसमें यह कलर कैसे यूज करते हैं, ये चीज कैसे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको पता चलेगा। बाकी आपको कभी ऐसा पता नहीं, कोई बुक्स ऐसी नहीं आती है कि ये कलर मैच करने से ये कलर अच्छा लगेगा, क्योंकि हर चीज का हर मौसम का स्टाइल अलग होता है। जैसे विंटर में शादी हो तो विंटर में आपको क्या पहनना है, वो एक पर्टिकुलर फैशन डिजाइनर जिसने अगर लंबा टाइम क्या काम किया है उसी को पता चलेगा। ओके, जैसे कोई शादी अलग अलग, जैसे मारवाड़ी में अलग शादी होती है, पंजाबी में अलग होती है, गुजराती में अलग होती है। तो हर स्टेट के अंदर हर कपड़े की डिजाइनिंग अलग अलग होती है। हर जगह एक जैसा नहीं चल रहा है। ओके, जैसे कोई चीज छोटी बनानी हो तो मुझे पता है कि भाई यूएस में, जैसे मेरे क्लाइंट ज्यादा तक यूएस के, यूएस काम हो रहा है तो यूएस में क्या है मुझे पता है कि वो बीच पे कर रहे हैं, तो उस पे मुझे क्या देना है वो मुझे पता है, फ्लोरल प्रिंट दे दूं या ये दे दूं, क्योंकि वहां पे वही सोच वाले लोग हैं तो उसको वो चल जाएगा। और यहाँ का अगर जैसे मैंने कोई मारवाड़ी को बोल दिया ना, वो बोलते हैं फुल साइज पार्टी का है सो, मगर उसको अगर मैं वो दे दूंगा तो यार देख कैसा प्रिंटेड पहन के आ गया। क्यों? उसके माइंड में थॉट ये है कि प्रिंट लोकल है। बट अभी ज्यादा तक जो बड़े डिजाइनर होते हैं ना, वो सब प्रिंट पे जैसा डिजाइनिंग होता है। तो उसकी वैल्यू कौन समझेगा? जिसको पहले से डिजाइनर कपड़े पहने हैं। अगर वन टाइम पहली बार ही पहन लेंगे ना तो उसको डिजाइनिंग लगने ही वाला नहीं है, क्योंकि उसने आगे पहना ही नहीं ये चीज। ओके। तो सर आपने अभी बोला कि आपके मेजर ऑफ क्लाइंट है वो यूएसए के हैं, राइट। तो सर आप एक नॉर्मल रीजन में बैठे हो, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर आप सिचुएटेड हो, आपका बिजनेस यहाँ पे रन होता है, तो यहाँ से वहां तक का वर्क लेना या उठाना कई लोगों के लिए ड्रीम होता है कि हमको फॉरेन के अंदर के है, फॉरेन के क्लाइंट्स चाहिए, हम उनके लिए वर्क करें और उनको प्रोवाइड करें। सही है। तो आपका जो ये पर्टिकुलर बेस है उसको बनाने के अंदर आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे और आप कौन से स्टेजेस से पास हुए थे कि आप यहाँ से वहां तक का वर्क जो है इसके वो लिए कर सको? बहुत बड़ी लंबी जर्नी है। इसके लिए पर्टिकुलर आदमी, कोई भी आदमी को एक, आज जब स्टोर चालू करता है ना, कोई आदमी को यही होता है कि हर क्लाइंट मेरा अच्छा क्लाइंट हो। तो वो जो आदमी आज 20 साल मुझे हो गए फील्ड में, मैंने जैसे एकदम लोअर से आज अब तक चला गया हूं, तो वो चीज में मैंने कितनी मेहनत की है मुझे पता है। क्योंकि हर चीज का आपको कस्टमर को क्या वैल्यू देना है वो आप पे डिपेंडेंट है। जरूरी नहीं है हर क्लाइंट काम से ही खुश होता है, कोई अपने वर्ड से खुश होता है, कोई अपने व्यवहार से खुश होता है, और कोई बहुत छोटी चीज से हो जाता है कि ये बंदे ने मुझे टाइम पे काम करके दिया था। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट है। मैं एक पर्टिकुलर क्लाइंट की बात कर लेता हूँ। मेरे क्लाइंट थे, जैसे वो क्लाइंट ने पास उसकी कोई सहेली गई और वो बहुत जैसे मिलियनों में थी, तो उसने क्या बोला कि यार मैंने आनंद में एक साड़ी बनवाई है, 1,40,000 रुपए की साड़ी बनवाई है, मगर अब रैप कर रही हूँ तो रैप नहीं हो रही, बड़ी है, उसने बना दिया, गलत बना दिया, तो क्या करूँगी, कल तो शादी है, पहनना है। तो उसने क्या बोला, देख मैं जहाँ स्टिच कराती हूँ, मैं जिसको जानती हूँ वो बंदा शायद सीजन है, शायद कर भी दे ना भी कर दे, अपनी एक बार ट्राई मारते हैं। तो वो पर्टिकुलर बारडोली से ड्राइवर करके गाड़ी लेके मेरे पास आए। वो कस्टमर ने मुझे ये चीज़ बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं क्लाइंट को नहीं जानता था कि क्या क्लाइंट है और कितने पैसा वाला, मुझे पैसे से उससे कोई लेना देना नहीं। क्लाइंट ने क्या बोला कि भैया ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा है इसकी। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ 5 साल से काम करवा रहे हो, राइट? तो काइंड ऑफ यू मुझे इतना ही सोचना है उसके लिए कि ये कस्टमर लेके वहाँ से यहाँ तक आया तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। तो मैं बोला चलो आप रख दो, मुझे दिखाओ। मैंने चीज़ देख ली, मैं बोला चलो इसको, मुझे मेरा पर्सनल, मुझे उसमें मैं कारीगर को ये चीज़ देता तो नहीं कर पाता, मुझे उसमें 3 घंटे बिगाड़ना है तो ही हो जाएगा, मगर चैलेंजेज है ये चीज़ हो जाएगी। तो कस्टमर बोला या ओके भावेश भैया ये कर दो, कल मैं ड्राइवर को सुबह सुबह 10 बजे भेजूंगी, आप करवा देना। मैंने काम रात को लिया,
काम शुरू किया, काम कर दिया, काम खत्म करके मैंने पैक करके रख दिया था, मुझे पता था रैप कर दिया, हो गई, साड़ी पहन सकेगी, ऐसे हो गई। आया कस्टमर, कस्टमर को इतना थॉट था, कस्टमर को ऐसा लगा कि वो बड़े डिजाइनर ने बिगाड़ दिया, ये तो यार छोटी दुकान लेके बैठा है, ये क्या सुधार देगा, तो उसको माइंड में यही था। बट वो कस्टमर खुद आया, वो कस्टमर को पैक करके थैली थी तो मैंने उसको दे दी। तो कस्टमर बोल रहा है कि मैं आपको अगर कुछ इजाजत नहीं तो मैं ट्राई कर लूँ। मैं बोला या आप कर सकते हो। आप ट्राई रूम में गए, कस्टमर ट्राई कर ली, कस्टमर शॉक हो गया। मैं जो सोच रही थी ना भैया वो चीज़ बनी है, ये चीज़ मुझे उससे चाहिए थी, हैप्पी हो गया। मेरा तो बस यही, मेरे लिए तो सबसे बड़ा वही था कि कस्टमर हैप्पी हो जाए। कस्टमर ने फिर उतारा साड़ी, मैंने पैक करके दिया, मैंने बैग दे दी। कस्टमर मुझे कितना पैसा देना है, मैं बोला मेरी यहाँ की पॉलिसी है, मैं अल्ट्रेशन का पैसा कभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप जिससे आए हो ना वो मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो मेरे क्लाइंट है। इसके लिए है कि वो उससे मैं बहुत सारा रिलेशन रखे हुए हैं, तो मेरे पास आप लेके आए, उनको ट्रस्ट नहीं था तो मेरे पास आप आज 40 किलोमीटर दूर से नहीं आते। तो कस्टमर ने बोला अब नहीं, पैसा तो लेना पड़ेगा। मैं बोला मैं पैसा तो लूँगा ही नहीं, आपके यहाँ घर पे शादी है, आप जिस दिन घर पे शादी खत्म हो जाए तब आप मिठाई का डब्बा एक भेज देना मेरे लिए, बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है। कस्टमर तो बहुत पैसे वाला था, कस्टमर ने बोल दिया, उनको फ़ोन करके बोल दिया ये भैया पैसा नहीं ले रहे, तो बोलती है देखो उनको लेना होता तो ले लेते, तो आजा मत दे, आपने बाद में शादी खत्म हो गई तब चले जाएंगे। कस्टमर ने चले गए। एक हफ्ते बाद कस्टमर जब शादी खत्म करके मेरे पास आया, तब कस्टमर ने क्या बोला, आज से अगर आपको जो भी चीज़, मैं बड़े डिज़ाइनर से, उसने बहुत बड़े बड़े नाम दिए, उससे काम कराती हूँ, ये कराती हूँ। उसने अब मुझे जो चीज़ दिखाई ना मेरे वैल्यू से बहुत बाहर था, क्योंकि 2-2 लाख रुपए के पीस तो वो ऐसे किसी की शादी में पहन लेती थी। मैं बोला चलो अच्छा क्लाइंट अपने को मिला है। उसने आज से मेरे पास वो 14 साल खत्म होने आए, आज तक मेरे पास वो क्लाइंट हर साल 10 से 15 लाख रुपए का काम करवाता है। तो सर आपके हिसाब से अगर देखने जाए तो दोनों के अंदर से क्या ज्यादा वैल्यूएबल है, पैसा या रिलेशन? रिलेशन। मैं कभी भी यही चीज़ बोलता हूँ, जैसे मेरे यहाँ कोई भी वर्कर है, मेरे यहाँ मेरे समझो डिज़ाइनर काम करते हैं या मैनेजर काम करते हैं, मैं इनको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लाइंट हैप्पी नहीं हो रहा है, कोई किसी को, आज जरूरी नहीं है स्टिचिंग का काम है, कुछ कल उठ के हो भी सकता है, तो कस्टमर को यही चीज़ बोलता हूँ कि आप हैप्पी नहीं हो तो पैसे किस चीज़ के दे रहे हो, मेरी स्टिचिंग है वो क्यों दे रहे हो, आप हैप्पी नहीं हो तो आप स्टिचिंग मत दो। उनको अगर 2 बात बोलनी है तो बोल के जाओ, उनकी सुनने की फर्ज है, आपको सुनना पड़ेगा ये चीज़। और कस्टमर से अगर पैसे नहीं लेना है तो कस्टमर पैसे बचाने के लिए चीज़ नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट है ना, वो आज कोई क्लाइंट ऐसा नहीं है उनको 2, 5, 10 हज़ार 50 हज़ार के लिए झूठ बोल दे तो फेक होगा। तो मेरा एक ही रिश्ता है, छोड़ दो। अपने कितने जाएंगे, 2000 जाएंगे, जाने दो। अपने को क्लाइंट अगर बिगड़ गया वो काम मुझे नहीं करना है, तो वो आज नहीं, अगर 6 महीने बाद या 2 साल बाद भी जब आएगी ना, तब बोलेगी चल भावेश भाई के पास चक्कर लगा के आएगी। ओके, काइंड ऑफ सर देखिए, पर आपका जो माइंडसेट है ना, वो मैंने मेजर ऑफ जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं अलग अलग, उनके साथ जब मैंने बातचीत की है, मेरा डीलिंग रहता है, उनके साथ बैठता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मुझे मनी सेंट्रिक माइंडसेट दिखता है कि पैसा पहले, राइट, रिलेशन बाद में। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, कि मैं घर पे भी जाता हूँ और मेरे फादर जब मुझसे पूछते हैं ना कि वो क्लाइंट से कितने पैसे लेने बाकी है, मैं बोला आप पैसे छोड़ो, मैं बोला रिलेशन मेंटेन है, आज नहीं तो कल देगा। बट कहीं ना कहीं रिलेटिव्स हो गए या फैमिलीज हो गई या फिर बाहर जो फ्रेंड्स हो गए, उनके हाथ में वो चीज खटकती है कि भाई ये पैसा छोड़ रहा है, रिलेशन पहले देगा। हाँ, ये सबको होता है, क्योंकि वो लोग ने क्या सोचा है, अभी तक जो जॉब करते हैं ना, उसने वही सोचा है कि मेरी 1 तारीख हो गई सैलरी नहीं आई सर, क्योंकि वो जॉब लेवल का आदमी है। और बिजनेस लेवल का जो आदमी होता है ना, वो थ्रॉट वही सोचता है कि मैं अभी यहाँ से छोटा पैर उसको बड़ा करूंगा तो मुझे कल फल मिलेंगे। सबको पता है कि जॉब होती है और बिजनेस के तरीके बहुत सारे होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल बिजनेस होता है, एक छोटे करियाने की स्टोर होता है ना, वो भी आज मेंटेन रखता है, उसको भी पता है कि ये मुझे आज चीनी ले जा रही है उधार में, नहीं पैसे देने वाले तो भी उधार दे देता है। क्यों देता है पता है? कि उसको पता है कि जिस दिन आएगा ना उस दिन दी जाएगी, उसकी नीयत तो गलत नहीं है। तो ये चीज होता है पैसे और ना पैसे में भी ये फर्क। पैसे, आज आदमी को अगर कोई भी चीज करनी हो तो पैसे इंपॉर्टेंट है, मगर पैसे की जगह पैसा काम करता है और रिलेशन की जगह काम करता है। आज मैंने जो क्लाइंट बनाए, एवरीथिंग इन रिलेशन वाले, मेरे पास कोई क्लाइंट इनडायरेक्टली नहीं आया, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ, ऐसी जगह बैठा हूँ, अगर किसी को एड्रेस पूछ के आना ना तो नहीं आ सकता है। पर आज की तारीख में पूरे कॉम्प्लेक्स चलाने की जिम्मेदारी मेरी है, और मेरे पास आज की तारीख में 20 साल में 11,000 क्लाइंट खाली यूएस के।
खाली 11,000 यूएस। यूएस के। और अगर ओवरऑल क्लाइंट बेस की बात की जाए, ठीक है, जो आपने ये 20 ईयर्स आपके हुए उसके अंदर आपने जो बिल्डअप किया है, तो ओवरऑल अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो वो कितने होंगे अंदाजा? ऐसे तो देखो हमारे यहाँ तो क्या होता है कि मेरे यूएस के क्लाइंट है ना, तो हम लोग ये जो मेजरमेंट होता है ना उसकी एक स्टोरेज होती है, यानी हम बुक्स वाइज चलते हैं। जैसे 1 नंबर की बुक स्टार्ट हुई, फिर 101 होगी, फिर 201 होगी। तो अभी हमारा जो नंबर चल रहा है वो करीबन चल रहा है नहीं तो 21,000 के आजू बाजू का। तो उससे पता चलता है कि क्लाइंट 21,000 क्लाइंट हो गए हैं। ओके। पर कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट 5 साल बाद आएगा तो नहीं किसी ने अगर पहचाना तो नया मेजरमेंट भी हो सकता है। तो ये फ्रक्चुअल से ये भी अपने गिन सकते हैं 2-3 हजार, 15-17 हजार तो क्लाइंट मेरे पास है, डेफिनेटली ऐसे है कि वो हर साल मेरे पास आते हैं। ओके, तो मतलब अगर रोटेशन की बात की जाए तो अगर आपने जो आपका रोटेशन बैठा रखा है, अगर उसका मेन फैक्टर देखने जाए तो आपका जो रिलेशन मेंटेन करने का वे है, एंड आप जो उनके साथ एक कम्युनिकेशन और एक फैमिली रिलेशन मेंटेन रखते हो, उसके कारण मेजर ऑफ आपका बिजनेस जो है। अब जैसा कैसा होता है, बहुत सारे क्लाइंट है यूएस के अंदर, वो क्लाइंट आज जो ये मेरे पास जो है ना एक ही कास्ट है, समझ लो। मैं और कोई कास्ट से बिजनेस ज्यादा नहीं करता हूँ, उसका एक रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा उसके लिए। ये जो कास्ट है ना, जो पटेल, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, आज कोई भी कपड़े पहनते हैं ना यूएस के अंदर, तो वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है कि ये कपड़े मैंने भावेश से करवाया। वो सूरत में जानती है, वो ऊपर बैठा है, वो भावेश से मैंने करवाया। तो कस्टमर को ये चीज कहने में हिचकिचाहट इसके लिए नहीं होती है क्योंकि वो पता है कि वो आदमी वैल्यूलेशन वाला है, कि भाई ये आदमी का डिजाइनिंग मार्केट में चल रहा है। आज जो आदमी अगर वहां पे शादी, समझ लो अपने यहाँ 5-7 करोड़ रुपए की शादी कर रहा है, और मेन कोर्स में, जैसे मेन कोर्स अपने जैसे खाने में बोलते हैं, वैसे मेन जो सगाई का रस्म होता है उसमें अपने कपड़े पहनता है, तो अपने लिए बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। और हर आदमी जो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं यूएस में अगर कोई भी बड़ी शादी हो, मैं चैलेंज के साथ बोलूं, मैं काफी सिटी का अंदर का नाम बोल रहा हूं, अगर वो सिटी में अगर मेरे कपड़े नहीं होंगे वो शादी में, तो मैं जिंदगी भर ये धंधा छोड़ दूंगा। क्योंकि इतनी पकड़ बना के रखी है, मैं रिलेशन मेंटेन किया है। कस्टमर काहे कपड़े बनाए या ना बनाए, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार मेरा फोन जाएगा, क्या कर रही है। अब मेरा रिलेशन ऐसा है, मैं कस्टमर को कुछ भी बुला सकता हूँ, क्या कर रहे हो, बस बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, हाँ आपके पास पैसा है तो आप मोटल पे बैठ के टाइम, वो लोग भी धंधा करते हैं, मोटल पे बैठे रहते हैं। मुझे पता है कि रात को इतने बजे फ्री होगी तो मैं फोन करता हूँ, तो रिलेशन ऐसा हो जाता है, बोल देते हैं तो क्या कर रहे हो, बस टाइम पास कर रहे हैं। ये हाँ भाई आपको तो मजे है, आपको तो कहाँ डॉलर में गिनना है, यहाँ पे 80 करना है। तो वो फिर वहां पे बोलते नहीं भैया हम भी ऐसे ही मेहनत बहुत करते हैं, जब जाके 1 का 80 होता है। तो ये मजाक वाली बात भी हो जाती है। और क्लाइंट मेरे लिए इसीलिए जुड़े, तो उसको पता है कि भावेश को अगर जिस दिन मैंने काम दे दिया, मुझे वहां पे सो जाना है, वहां पे वो टाइम पे मिल जाएगा। मेरी ऑफिस का गिन लो या मेरा गिन लो, कुछ भी हो। तो एक ये है, हम लोग ने कभी कस्टमर से एग्रीमेंट नहीं किया है कि आपको ये चीज कराना, आप गलत हो, मैं सही हूं, मैं कभी नहीं मानता हूं। मैं एक ही चीज बोलूंगा, एवरीथिंग इज कस्टमर राइट। मैं ये स्लोगन मेरे वो लोग को भी दे दिया है, डिजाइनर को भी दे दिया है। डिजाइनर कभी कभी मुझे बोलती है कि ये भैया इसने यही गला बोला था, अब गुम गई है। मैं बोला तेरे को पता है ना, ऊपर वाले को पता है ना, आप बोल दो कि मुझे पता नहीं है, मेरी गलती हो गई, कस्टमर मान जाएगा, रियल में मान जाता है भैया। और उससे आप लड़ने जाओगे ना, तो वो 2 बात खराब बोल के जाएगी, आपका माइंड खराब करेगा, आपके स्टोर के बारे में 4 जन को खराब बोलेगा। उसको भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर उसको क्या लगेगा, देख इतना ऑनेस्ट है, इनकी गलती नहीं थी तो भी ले लिया। अब मैं दोबारा कभी ऐसा किसी से नहीं करूंगी। करेक्ट। तो सर अभी जैसे अगर सक्सेस मंत्रा की बात की जाए फैशन डिजाइनिंग के अंदर, तो आपके हिसाब से जो अभी न्यू अपकमर्स है, जो आ रहे हैं, उन लोगों को इस फील्ड में इंटरेस्ट है, वो एंटर हो रहे हैं, लेकिन काइंड ऑफ उनको एक वे नहीं मिल रहा, राइट। तो अगर वे की बात करने जाए तो उनको एक पर्टिकुलर ऐसा कौन सी चीज है जो पकड़ के चलना चाहिए कि हाँ ये वे के ऊपर अगर मैं follow जैसे न्यू जनरेशन जितने भी आ रहे हैं ना, उसको मेरे हिसाब से एक ही मैसेज जाना चाहिए, आप करो कोई भी कोर्स, पढ़ाई लिखाई बिना तो आज क्योंकि हम लोग के टाइम और तब के टाइम अलग थी कि वहाँ पे कोई भी चीज़ की पढ़ाई नहीं होती थी, तब आदमी सीख जाता था। अभी के टाइम में पढ़ाई पहले इंपॉर्टेंट है, तो आप कोर्स करो, क्योंकि लेबल चाहिए, लेबल बिना कुछ काम होने वाला। आप कहीं पे भी जाओगे जॉब के लिए तो आपको क्या बोलेगा, रिज्यूम दो। अपने जमाने में क्या था, कहाँ पे काम किया ऐसे बोल देते थे, कितने टाइम किया, अब बोलते हैं रिज्यूम दो। अब रिज्यूम कब आएगा, जब आप कहीं पे आप पर्टिकुलर कहीं पे पढ़ाई की होगी तब रिज्यूम बनेगा ना।
तो ये मैं जो ये लड़के लोग को या लड़की लोग जो भी फैशन इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप 1 साल पढ़ाई करो, मेहनत से करो, अच्छी तरह से करो। वहाँ आपको पता है मुझे कुछ नहीं सिखाने वाले, पर एक चीज़ बहुत अच्छी सीख जाओगे क्या, कि आपको वहाँ से रास्ता मिलेगा। आपको रास्ता क्या देंगे, आप बोलेंगे आप इंटर्न करके आओ। जैसे हम लोग 20 साल से मैं इंटर्न करा रहा हूँ, काफ़ी लड़कियाँ इंटर्न मेरे पास करती है। तो इंटर्न जब करने आती है ना, तो लड़की को वहाँ से बोला जाता है कि आपको 100 घंटे की इंटर्न करनी, 100 घंटे की। तो वो समझ लो वो 6 घंटे दिन में भरती है, तो मुझे पता है कि ये 15 दिन में खत्म हो जाएगा, या 20 दिन में खत्म हो, या 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि 1 महीने में आप मेरे पास आए, तो मेरे पास अगर मैं स्टिच कर रहा हूँ या मेरा काम हो रहा है, तो मैं ऑफिस है, तो मेरे पास आप 1 महीने में क्या सीखोगे? मेरे यहाँ 1 महीने में नहीं, मेरे यहाँ नहीं, आप कहीं पे भी 1 महीने में कलर नहीं जान पाओगे कि कौन सा कलर कैसे बनता है। तो उसके लिए आप तो जा रहे, जैसे खत्म हो गया तब आपको इंटर्न जैसे बोलते हैं, तो अब इंटर्न को एक चीज मगज में डाल दो कि मुझे यहाँ पे 6 महीने देने हैं और 100% देने हैं, इसके लिए कि मुझे यहाँ हर चीज सीखने को मिलती है। मेरे कारखाने में जैसे वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, मशीन वर्क होता है, डाइंग होता है, हर चीज होता है, पूरा एक ही जगह पे होता है, तो उस आदमी को सीखना मिलता है। और शॉर्ट में ये बताऊं तो अगर आप जो चीज देखोगे नहीं बनते हुए या करते हुए, तो सीखोगे कैसे? करेक्ट। और शॉर्ट टाइम आओगे तो आपको मैं क्या बोलूंगा, पहले देखिए आया तो इसको हाथ सिलाई ऐसे करते, तब तक तो समय आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सिखाने वाला हूं नहीं ना, सिखाने वाले कारीगर से। मेरे पास कभी आ गई इंटर्न, अगर बैठ गए तो वो इंटर्न मुझे क्या बोलेगी पता है, कि सर वो तो माइंड में पहले तो ये होता है कि बड़े सर इससे क्वेश्चन कैसे करूं, उसको वो पता नहीं है, सर तो ऐसे ही आए हैं और छोटे हर चीज का आंसर देंगे। जैसे अभी मेरे पास लड़कियां जैसे काम कर रहे हैं, तो उसको मैं यही चीज बोलूं, आप मुझे क्वेश्चन करो, मैं अगर आंसर नहीं दूंगा तब मुझे बोलो, हर चीज पूछो कि ये चीज बनानी है भैया, कैसे बनेगी, ये चीज सर कैसे बनेगी, तो मैं आपको जवाब दूंगा कि ये अपने से नहीं बनती, ये कारीगर बनाते, ये चीज हो सकती है, मगर उसके लिए आप पहले कारीगर से देखो, बाद में आप बनाओ। ओके। तो ये पर्टिकुलर जो भी ये फील्ड में जा रहे हैं उसको ये बोल रहा हूँ, आप कहीं पे भी काम करो, आप खुद के लिए अगर 1 साल निकाला है तो और 6 महीने निकाल दो, वो इंडस्ट्रीज में आपको 110% सीखना ही मिलेगा, और वो चीज में अगर जाके आपको बहुत काम लगेगी। पर सर अभी कैसा होता है, नॉर्मल टेंडेंसी जो अभी वाले हैं, जो अभी न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस से ज्यादा पैसा देखते हैं। राइट। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे पास भी इंटर्न्स आते हैं सीखने के लिए, बट वो आने के बाद सबसे पहले ये नहीं पूछेंगे आप हमको क्या सिखाओगे, वो क्या पूछे आप हमको पैसा कितना दोगे। राइट। मेरे पास भी आते हैं ऐसे, आते कि भैया इंटर्न पेड होती है या अनपेड। मैं तो पहले ऐसा समझता पेड यानी ये मुझे पैसा देने का सोच रही है या मैं उसको देने, मेरे को नहीं समझ में आता था, क्योंकि ये चीज अपने प्रैक्टिकली कभी की ही नहीं, क्योंकि मैं तो इंटर्न था ही नहीं, मैं तो कहीं पढ़ाई नहीं की। तो मैं सोचता था, मैं बोला आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है वो बताओ, पहले तो आपको टाइम कितना काम करना है वो बताओ, और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो बोलती है नहीं सर मैंने यहाँ पे सीखा, तो मैं बोला चलो आपको मैंने पेड, आपको पेड चाहिए ना, मैं पेड दे दूंगा, आप मेरे 2 मैं को क्वेश्चन करूंगा, आपको आंसर देना है मुझे। तो वो बोलते हाँ सर दे दूंगी। और ये छोटे बच्चों को भी पता है, जो आंसर दूंगा वो छोटे बच्चों को भी पता है, मगर मुझे पता है कि ये नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सामने वाली बंदी जो मेरे पास बैठी है ना, वो कितना टाइम वहां पे देके आई हो, कितना टाइम घर से निकली है, वो मुझे पता है। तो मैं क्या बोलता हूँ मालूम है, सिंपल सा, मैं आपको बोलता हूँ मुझे 5 कपड़े यहाँ से निकाल के मैं रख दूंगा, एक कपड़ा है ना उसका कलर बोल दो कौन सा कलर है, तो बोलते हैं मरून, फटाफट ये मरून है, ये ग्रीन है, ये ब्लू है। इसके बाद जो 3 कपड़े होंगे ना, वो इंडस्ट्रीज में अगर जिसने चांच मारी ना उसी को पता है। वायलेट कलर होगी उसको पता ही नहीं है वायलेट कलर बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है एमरल्ड ग्रीन कलर है, उसको पता ही नहीं है ये कोरल कलर है। कोरल यानी अपने जैसे हमारे इंडस्ट्रीज में जब काम करता है तो ऑफ वाइट को कोरल बोलते हैं, अपने उस टाइम पे ऑफ वाइट बोलते थे, भाई ऑफ वाइट वो दूध जैसा आता है ना, थोड़ा मिल्क जैसा वो। तो ये चीज़ नहीं पता और पैसा चाहिए, तो मैं उनको यही बोलता हूँ पहले ये सीखो फिर मांगो। आप मांगने का हक रखते हो, आपने पैसा बिगाड़ा इंडस्ट्रीज में, आप जॉब करो, जब किसी को आप कुछ दे पाओ उससे पहले जॉब मत करना, क्योंकि आप किसी को दे ही नहीं पाओगे तो आप पैसा किस चीज़ का लोगे। पैसा लेने के लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा ना, मुझे आप कुछ समझ लो कहीं से कुछ बना के दोगे या कहीं पे से, तो मैं पैसा कमाऊंगा तो मैं आपको दूंगा ना, या फिर आप 1 महीना काम करोगे कुछ नहीं तो आप दूसरे महीने जाओ तो आपके पे ये हो जाएगी इसने निकाल दिया। तो मेरा कहना यही है कि पहले थोड़ा सीख लो, थोड़ा जानकारी ले लो, बाद में पैसे कमाने का सोचो, क्योंकि आपको पैसा कमाना है मगर उसका एक टाइम है। सर पुराने में टाइम में कैसा था, जब तक काम करते थे और करते थे ना, तब सबसे पहले ये आता था लर्निंग कम फर्स्ट मनी कम सेकंड।
राइट। अभी की टेंडेंसी और अभी के जो करेंटली चल रहा है ना जो सिनारियो, उसके अंदर है मनी कम फर्स्ट, लर्निंग कम सेकंड। क्योंकि लोगों ने शॉर्ट सोच लिया ना, क्योंकि अब ज्यादातर क्या होता है, आज इन्फ्लुएंस बहुत जा रहे हैं, ये छोटा छोटा वीडियो बना के भी पैसा कमा लेते हैं, मगर उसको पता नहीं है ये इतना ही रहने वाला है। आपको बिजनेसमैन बनना या आपको कोई पर्टिकुलर बड़ी जॉब करनी हो तो आपको वही चीज वही लेवल पे जाना ही पड़ेगा भैया। आज जैसे मैं फैशन इंडस्ट्रीज में हूँ, पहले कुछ भी पहन के आ जाता था क्योंकि वो टेलर की दुकान चलाता था, तो कस्टमर को वैल्यू नहीं थी। रख दो थैली, नाम सुशीला बेन है तो मैंने वो थैली पे लिख के रख दिया, तो सुशीला बेन आई बन जाएगा, ऐसे चलता था। आज मैं बुटीक लेवल पे काम कर रहा हूँ। आज मैं समझ लो, तब मैं काम करता था, अगर 6,000 का रुपए का ऑर्डर मिल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ा था। आज मुझे 6 लाख का भी मिलता तो मेरे लिए बड़ा नहीं है। क्यों नहीं बड़ा है? क्योंकि आज मैं फैशन डिजाइनिंग से काम करता हूँ, तो उसको मुझे वो चीज देनी पड़ेगी कि 5 लाख रुपए का पीस बना रही है तो मुझे उसको 5 लाख रुपए का प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके मुझे पैसा दे पाएगी। नहीं तो उसको क्या लगेगा, कोई भी साला ऐसा 5 लाख मांग लेगा, मैं दे दूंगी। आज 10 लाख का लहंगा बनाने के लिए आपकी कैपेसिटी, आपके यहाँ आपके शोरूम में वो चीज होनी चाहिए कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट कर पाए, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो तो चीज बनो। करेक्ट। तो सर अभी जैसे ये था, ठीक है, तो आपने जिस हिसाब से बताया कि अभी की जो टेंडेंसी है, पहले उसके काबिल बनो कि सामने अगर आपको प्रेजेंट करना है तो आपका वर्क वैसा दिखना चाहिए कि Right. भाई जो चीज जो सामने वाला मुझे वैल्यू पे कर रहा है उसके उतना वर्थ। सीधा सिंपल, आज जो दिखता है वो बिकता है। आदमी की पर्सनालिटी आदमी के काम पे पता चलता है। आज कहीं आप मेरे यहाँ इंटरव्यू देने आए हो या कोई मेरे यहाँ इंटरव्यू देने आता है, तो वो माइंडसेट थॉट क्या सोचे, ये चार्मी बुटीक वाले ऑनर है, उनके यहाँ जाना है। अगर मेरा कोई बैकग्राउंड जान लेगा ना, तो फिर वो भावे से उसके पास जाना है, वो सोचेगा। मगर आए कौन से थॉट से, वो डिजाइनर है उनके पास जाना है, तो आप आए। अब जब आते हैं ना, तब जैसे मेरी ऑफिस बड़ी है तो आप आएंगे, तब मैं, आप नीचे से अगर आओगे तब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कैमरे के अंदर, ये लड़की आई हुई है, ये आएगी, आपको बोला जाता है 5 मिनट बैठो, सर थोड़ा बिजी है, बुलाएंगे। तो आप जब बैठते हो ना, तब से आपका काउंटिंग शुरू हो जाता है। आप बैठे कैसे हो, या किसी कोई फ़ोन पे लगा है, कोई ऐसे हो, आप मेरे सामने आओगे तब तो ठीक ही रहोगे, मुझे पता है कि वो मेरे सामने आ गई है। आपको बैकग्राउंड में तो पता नहीं कि ये सर देख रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप जहाँ पे जाओ, मेरे यहाँ नहीं, कहीं पे भी जाओ, वो चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा, उसको प्रेजेंटेशन ऐसा दिखाओ कि ये फील्ड के लिए मैं एक्चुअल 100% दे सकता हूँ, तो आपको बोलेगा चांस। मतलब वर्क डेडिकेशन के लिए आपका एक माइंडसेट प्रिपेयर होना चाहिए कि आप सामने कहाँ जा रहे हो, किस हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि मेजर ऑफ किसी को नहीं पता होता है कि कैमरा से देख रहे हैं। हाँ, बस ये चीज है। देखो, जैसे इंडस्ट्रीज आप कौन सी है, तो पहले फैशन डिजाइनर का मतलब एक ही चीज होता है, मुझे बहुत शॉर्ट फॉर्म में आता है, कि आपका अगर पीस आप मेरे पास डालने आओ तो पहले आप मुझे जज करोगे कि ये साला बंदा ऐसा है कि ये 5 लाख का पीस बना सकता है, इसने कुछ ऐसा वेयर किया हुआ कि वो 5 लाख रुपए मैं इसको दे पाऊं। अगर मेरे पास ही ढंग के कपड़े मैंने ही मैचिंग नहीं पहने होंगे, ढंग के मैंने ही कुछ नहीं रखा होगा, जैसे बाल बिखरा हुआ, ये ऑफिस पे बैठा हूँ, वो आया कस्टमर, मैं गुटखा खा रहा हूँ, गुटखा के बोलो हाँ बहन ले लो, ऐसा होता है। ये चीज बहुत वैल्यू होता है। आज समझ लो, मैं 20 साल से भैया, एक चीज मैं बोलूँ ना, बहुत बड़े लोग जो होते हैं ना, उसको भी नहीं पता है। पहले क्या होता था कि रात को काम करते थे, वो सेव पूरी मंगवा लिया, खा लेते थे, काम करते थे, कस्टमर आ गया था, उसको क्या बोलते थे, बेन ये नहीं हुआ, ये, तो कस्टमर कभी कभी ऐसे करके चला जाता था। तो मैं माइंड सेट रखता था, कस्टमर किया क्यों, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। फिर मुझे थॉट चला, यार वो आलू पूरी मंगवाई थी या सेव पूरी मंगवाई, तो उसमें प्याज था, तो प्याज की स्मेल आ गई, तो वो कस्टमर को थोड़ा इरिटेटेड जैसा लगा, मगर वो बोलेगी नहीं। तब से मैंने कसम खाई है, आज तक मैंने कभी दिन में रात को 10 बजे बाद अगर प्याज खाना तो 10 बजे बाद खाऊंगा। या मेरी ऑफिस में अभी 50 लड़के काम करते हैं, आज तक किसी को छुट्टी नहीं दी है कि ऑफिस के अंदर प्याज लाने, प्याज कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको सामने प्रेजेंट करनी है ना, तब पता चलेगा। आप कस्टमर मेरे से बात करेंगे और बदबू आएगी, वो चीज नहीं अच्छा लगने वाला है। पहले अपने कोई परफ्यूम नहीं मारते, कपड़े पहने चले। अब मुझे पता है कि मुझे यार कौन सा परफ्यूम यूज करना है, कौन सा चीज यूज करना है, क्योंकि किसके साथ बैठ रहा हूँ, वो 2 लाख रुपए का परफ्यूम मर के, तो यार 20,000 का मुझे तो छांटना पड़ेगा, तब उसको। आज काफी कस्टमर बोलते हैं, यार भवेश भाई ये आपने लियोन मारा है ना, तो यस, ये एयरपोर्ट से लिया, हाँ, क्योंकि उसको भी पता है कि ये सर यही लेवल पे मेरे लेवल के है। उनको नहीं पता है कि ये भाड़े के घर में रह रहा अभी भी, बस यहाँ दिखा रहे हैं, मगर दिखाने का आज जो भी है वो 100% है कि दिखाना पड़ेगा। मतलब सामने जाके दिखाना तो पड़ता ही है, पड़ता ही या है। आप जैसे हो, अब बोलते नहीं है वो काइंड ऑफ वो वाली बात हो गई, हाथी के दिखाने के दांत अलग और खाने के अलग। पर सर अगर यहाँ पे अभी तक जो देखा, ठीक है, उसके हिसाब से आप मुझे एक चीज बताइए कि जो फैशन डिजाइनिंग है उसमें
थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा मैटर करती है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है? For example- थियोरिकल में भी अलग है। थियोरिकल जो होता है ना, जो थियोरिकल होना ही चाहिए, क्योंकि वो पढ़ाई बिना तो हर चीज मुमकिन नहीं है। और प्रैक्टिकल इसीलिए बोलता है कि प्रैक्टिकल में आप कल उठ के, जैसे मैंने बुटीक खोल लिया, अच्छा खासा, मेरा पिताजी बहुत पैसे वाले हैं तो मैंने बुटीक खोल लिया, थोड़े मुझे क्लोथीज भी ला दिए, हर चीज कर दिया, मैंने आपको काम पे रख दिया, कारीगर को रख दिया, मास्टर को रख दिया, और मास्टर जिस दिन मैं पीस लूंगा ना, उस दिन बोलेगा ये पीस नहीं बन रहा है, ये पीस नहीं होगा, क्योंकि इसमें 4.5 मीटर कपड़ा है, इसमें 5 मीटर लगता है। तो आप क्या कस्टमर को क्या बोलोगे पता है? अरे मैडम इसमें से नहीं बनेगा आपको। तो कस्टमर उस टाइम पे कुछ नहीं बोलेगा, ले जाएगा, मगर वो कस्टमर जज कर लेगा कि आपके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि आप ये बना पाओ। अगर थियोरिकल से आपने काम किया हो तो मैं आज की तारीख में मास्टर क्या बोलता, मास्टर बोलता नहीं ये ब्लाउज नहीं बन रहा है, मास्टर बोलता मास्टर फटाफट इधर आओ, मैं वहाँ चला जाता हूँ और ऐसे ऐसे, अरे मैंने ऐसे नहीं रखा। यही फर्क होता है। मुझे पता है कि कैसे चीज बनती है। मेरे यहाँ कोई भी बंदा मुझे ऐसे बोल के नहीं जाएगा ये पीस नहीं बनेगा, क्योंकि उसको पता है सेठ ये 20 साल से यही कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, सिल रहे हैं। क्योंकि मैं प्रेस मारता था, हाथ सिलाई में करता था, कटिंग में करता था, स्टिचिंग में करता था, क्योंकि वो मेरा जॉब था, मेरा काम था। अगर मुझे वो चीज नहीं आएगी तो मैं कैसे आपसे ले सकूंगा? करेक्ट है। आप डायरेक्टली बोल दो कि मास्टर ने बोल दिया, नहीं बोल दिया, मैं कस्टमर को बोल दूं कि मेरे मास्टर ने बोल दिया, तो वो कस्टमर क्या सोचेगी? माइंड में ऐसा सोचेगी कि साले डिजाइनर है या मास्टर से काम करवाना है, मैं डिजाइनर के पास आई हूँ या मास्टर के पास आई हूँ। अगर मास्टर के पास ही जाना तो टेलर्स बहुत है, वो आज की तारीख में 300 रुपये सिलाई लेते हैं ब्लाउज की, और मैं आज की तारीख में 2000 रुपये ले रहा हूँ। तो 2000 इसके लिए ले रहा हूँ कि कस्टमर को पता है मुझे ज्यादा नहीं सोचना है, यहाँ छोड़ दिया, फंक्शन बता दिया, टैक्स फ्री। करेक्ट सर। मैंने आपके अभी रिसेंटली जब अपनी बातचीत हो रही थी और जब थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड और के बारे में स्टडी किया, तो एक चीज़ मुझे कॉमनली आपके स्टाफ से सुनने मिली कि आपके वहाँ पे बार्गेन सिस्टम नहीं है। जैसे बार्गेनिंग अगर मैंने कर दिया क्लाइंट को, तो क्लाइंट को क्या लगेगा पता है कि ये बंदा कम ज़्यादा करता है। तो मेरे पास तो चैनल से क्लाइंट आते हैं, क्योंकि किसी ने बोला कि वो मेरी मासी की लड़की बनवा के आपके पास यूएसए गई थी ना, वो उसने मुझे बोला है कि आप चार्मी से काम करवा लेना। तो कस्टमर फ्रॉड डाल के आएगा कि ये कम करता है। तो मेरा थिंकिंग पहला यही है कि आप कहीं बार्गेनिंग करो ना और कभी कराओ ना। ज़्यादा तक कस्टमर कभी ऐसा बोल दे कि मुझे 4000 रुपये कम ही देना है, जीर पे अट जाएगा। वो तो 2-4 लाख करोड़ की पार्टी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ईगो हट जाता है कि मेरा कम नहीं किया। तो मैं अकाउंटेंट का क्या बोलता पता है, ओके बेटा ऊपर आ जा फटाफटा। क्या बोला कस्टमर ने, बोले 2,03,000 रुपया बिल है, तो इसको मैं फट लेके पर्स निकालता हूँ, ये 3000 रुपये पेड कर दे, पूरा बिल पेड कर। कस्टमर को मत बोलना कि कम लिए, आप इसके 2 लाख ले ले और 3000 रुपये तेरे सामने गले में डाल देना। कस्टमर को पेड का रसीद देना, बिल पूरा देना। तो पूरा लेने पे बाद में क्या बोलता है कस्टमर, बेटा कि पूरा पे तो किया नहीं है, मुझे तो, मैं तो काम करता हूँ, मैंने आपके रिलेशन किससे है? सर से, यानी भावेश भाई से है। मैं तो चार्मी बुटीक में काम कर रहा हूँ, तो आपके रिलेशन के पैसे उसने चुकाए हुए हैं। मैं तो, मेरे ऑनर तो अलग है, क्यों? वो मेरे सर है, वो आपके रिलेशन है, वो आप जानो वो जानो। मेरा काम है पूरा पैसा लेना, आपका पैसा वो दे दे या आप दे, मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। ऐसे काम करता हूँ। तो कस्टमर 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, कस्टमर बोलते हैं यार मेरे भाई शर्म आ जाएगी अपने आप ही कि मेरे भाई के ही पैसे जा रहे हैं। क्योंकि काफी क्लाइंट होते हैं, मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेके आते हैं। आप यकीन ना कर दो, मेरे पास ऐसे क्लाइंट है कि 2-2 लाख रुपए की चीज आप मुझे गिफ्ट में देते हैं। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अब एक क्लाइंट मेरे पास था, 5 लाख रुपए की राडो मुझे गिफ्ट देके गया, खाली इतनी चीज के लिए गिफ्ट देके गया कि मेरी लड़की वहां पे है, उसको पर्टिकुलर ये फील्ड में जाना है, आप गाइड करो। मैं बोला हाँ मैं कर दूंगा। तो बोलते हैं भैया एक दिक्कत है, साला वो जल्दी गुजराती समझती नहीं है बॉन्डिंग, मगर वो वहां पे है तो उसको इंग्लिश पता है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेक कर लूंगा उसको, क्योंकि मुझे जरूरी है हर चीज मुझे इंग्लिश में आती है, मुझे पता है उससे बात कैसे करनी है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं रोज थोड़ी बात करूंगा, वो समझ जाएगी। बात हुई। क्लाइंट ने वहां से रास्ता क्या निकाला कि आप एक बार अपने इंडिया चलते हैं, भावेश भाई से मिलते हैं। मैंने उसका जान लिया क्या काम करना, तो उसको क्लोथिंग में जाना था। वहाँ पे उसने सोचा था कि मैं न्यू बेबी के फ्रॉक्स या ऐसे बना के ये रेट में बेचूं, और वहाँ पे बिक रहा था 100 रुपये की अपनी जो चीज़ होती है ना, आप यकीन नहीं करोगे 1500 रुपये में बिकती है, और इतना ज़्यादा मार्जिन है। तो मैं बोला तेरे को करना है तो यहाँ इंडिया आ रही हूँ, मुझे बता दिया। हमने बोला हाँ आ जाओ। इंडिया में मैं चला गया, मार्केट चला गया, इससे शॉपिंग कराने के लिए, छोटी छोटी मार्केट होती है उसमें ले गया, कपड़ा सजेस्ट किया, ये कपड़ा ले सकते हैं। तो उसको वो 3 दिन शॉपिंग में बिगाड़ती है और 15 दिन का टाइम लेके आती है। तो मुझे वो 12 दिन के अंदर पूरे क्लॉथ बना के उसको दे देने हैं।
जैसा डिजाइनिंग बोले तो उसको मैं थोड़ा गाइड करता हूँ, नहीं ये मत रख, ये रख दे, तो वो बना के फिर कंप्लीट करके वो ले जाती है। और उसके वो जो क्या होते हैं अपने जैसे व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना, वहाँ वो मार्केटिंग करते हैं और बेच देते हैं। उसका अच्छा खासा चल गया, फिर वापस ऑर्डर बनाया, करते रहे ऐसे 1-2 साल 1.5 साल काम किया मैंने। फिर समझ लो वो चीज़ में मुझे पैसा कितना मिलता था पता है? 3 दिन उस कस्टमर के पीछे बिगाड़ूं तो मैं ज़्यादा कस्टमर का बिल बनता था 13,000, 15,000, 20,000 रुपये, क्योंकि वो क्लोथ बन रहे थे 1,000-2,000 रुपये वाले मेरे पास। तो उससे ज़्यादा तो मैं पैसे, मेरे टाइम के पैसे मैं क्यों नहीं मांग सकता? क्योंकि मेरी रिलेशन है, मैं रिलेशन से गया था, तो वो चीज़ का पैसा तो नहीं मांग सकते। तो क्लाइंट भी बहुत बड़ा वो था, तो उसको तो पता है कि भाई इसका टाइम ले लो। जब काम खत्म हुआ और उसको अब सेकंड इंडस्ट्रीज में जाना है, क्योंकि पैसे के लिए नहीं कर रही थी, वो कर रही थी शौक के लिए, नाम बनाने के लिए। तो उसको पता है कि अब मुझे सेकंड इंडस्ट्रीज में जाना है, वो टाई डाई जो हमारे भाषा में बोलते हैं टाई डाई का, उसको मैन्युफैक्चर करके वो काम करना था। तो उसने मुझे बोला कि ऐसे हो सकता है। मैं बोला देखो मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये चीज़ बॉम्बे होता है, बॉम्बे आप चले जाओ, मैं बॉम्बे कॉन्टेक्ट निकाल देता हूँ, आप कर दो। वहाँ से काम करना शुरू कर दिया। वो लड़की इंडियन थी, वो इंडिया आती नहीं थी ज़्यादा तक। फिर वो वापस 2.5 साल बाद इंडिया आई, उसकी मम्मी के साथ आई। तो वो चीज़ उसने एक चीज़ सोच लिया कि भावेश भैया ने मुझे जो काम दिखाया वो आज कोई भी होता तो नहीं दिखाता, क्योंकि वो उसको भी पता है कि मैं 100 रुपये का 1500 करने वाली हूँ, तो वो मेरे से 300 ले सकते थे, 100 नहीं लेते। एक चीज उसने माइंड में डाल दिया कि ईमानदार बंदा है। वो कपड़े वाला क्या बोलता है ना, भैया बिल कैसे बनाना है? मैं बोला कैसे यार, डिस्काउंट कर मेरा और डाल इसमें, कैसे बनाने वाला बात मत कर। वो 10,000 के कपड़े लेगी, तू मुझे कमीशन देगा 10%, तो क्या मिलेगा मुझे? 1,000 रुपये, उसके लिए क्या नाम बिगाड़ू? वो नहीं, इसको ये 9,000 रुपये इससे ले, मेरा कमीशन मत ले, तो उसको माइनस कर दे, मेरे को जो डिस्काउंट देता है ना कपड़े का, क्योंकि हम लोग को बाइंग करते हैं तो हमको डिस्काउंट मिलता है। तो 100 रुपये की चीज आपको 90 रुपये मिलती है, 10% डिस्काउंट मिलती है, बड़े बड़ी स्टोर में भी मिलती है हम लोग को। तो क्लाइंट समझता है, क्लाइंट ने कर दिया। तो क्लाइंट इतना 2.5 साल बाद आया ना, तो कस्टमर वो क्या बोले मालूम, ये आपके लिए। मैं बोला ये चीज़ मैं रिजर्व नहीं करता हूँ, ये चीज़ मैं ही नहीं लूँगा, आप चाहे जो भी बोल दो। बोले कस्टमर बोले कि नहीं आपको लेना ही पड़ेगा। मैं बोला ये आप चाहे मेरे यहाँ प्रीति आज पहली बार आए या आज के बाद ना आए, आप मेरे से आगे रिलेशन रखो या ना रखो, मैं दिल से रखूँगा, आपको दिल से ही रखना है। ये चीज़ पैसे की चीज़ व्यवहार से कल उठ के मैं ऐसा सोच लूँगा, इसका काम करूँगा तो पैसा मिलेगा, वो आप तो मुझे दे पाओगे, मगर दूसरे के माइंड में भी यही थॉट होगी कि ये इसका भी काम कर देता हूँ पैसा मिल जाएगा, मुझे ये लालच में नहीं जाना है। तो कस्टमर वो चीज़ ले गया। बारडोली रहता था क्लाइंट, जिस टाइम जाना था उस टाइम ने मुझे उनके हस्बैंड का फ़ोन आया, वो मुझे फ़ोन पे ही जानते थे, आज तक मिले नहीं थे, कि मिलने भी नहीं आना तेरे को? मैं बोला नहीं अंकल, आपने फ़ोन कर दिया, मिलने आ रहा हूँ। मैं चला गया ड्राइविंग करके गाड़ी लेके, मेरे एक दोस्त को रैंडमली लिया, चल जाके आते हैं। तो वहाँ गए तो कस्टमर ने क्या बोला, क्या पियोगे? मैं बोला मस्त चाय मंगा, फिर चाय ही पीना है, चाय बनाओ। तो बहुत मिलियनपति था, वो खुद चाय बनाता है, मैं बनाता हूँ बढ़िया बनाता। उसने चाय बनाई, चाय बना के जैसे वो लोग में क्या होता है वहाँ पे ट्यूबवेल की सीजन में ट्यूबवेल कचौड़ी वो सब मिलते हैं, तो उसने थोड़ा गर्म नाश्ता भी बनाया। मैं बोला चलो ये खा लूँगा, ये मेरा हक का है, मैं आया हूँ, मैं खा लूँगा। लिया, फिर बोलता है देख बुरा मत लगाना, मेरे पास शूज़ का उसको बताया कि भावेश को शूज़ का, मैं फॉरेन से ही शूज़ मंगवाता हूँ। मेरे पास आज की तारीख में भी मैं अकेला बंदा हूँ, 40 जोड़ी शूज़ होंगे यूएस वाले, जिसकी लिमिट कोई नहीं है। मैं 50-50 हज़ार के जूते ले चुका हूँ। तो वो कस्टमर को बताया ये जूते का शौकीन है। बोला है नहीं, देख कबाड़ खोला, उसने दिखाया, देख 8 नंबर की पैर भावेश तेरी है, इसमें से तू ले। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं अंकल, अगर मैंने मंगवाया होते तो मैं ले लेता, नहीं लेना ही पड़ेगा। मैं बोला चलो, अब बहुत सारी चीज़ में ना बोलने से ईगो कस्टमर को भी हर्ट होगा, तो मैंने ले लिया एक ब्लैक कलर के, बहुत बेस्ट। जो ब्लैक कलर के जूते उठाए ना, वो कस्टमर ने क्या बोला, भैया ये मत लो। मैं बोला नहीं मुझे पसंद यही आया है। मैं बोला नहीं लेने का रीज़न, ठीक है, ये मेरे लड़के ने उसके फुटबॉल के अंदर जब खेलने जाना था तब हमारे यहाँ होता है बहुत अलग एक रिवाज, नाइकी के ब्रांड शूज़ के अंदर भी इसके पीछे उसका नाम लिखा होगा, रोड्सो। मैं बोला ऐसा होता है? मैंने उठाया, मैं बोला हाँ यार ये कैसे होता है? मैं बोला ठीक है, कंपनी में बाय ऑर्डर बनता है ऐसे। मैं बोला अब तो यही जूते चाहिए मुझे। बोले इसमें ना, मैं क्या पता, मेरे को कुछ पूछने आने वाला है किसका पहना है, मैं यही जूते लूँगा। मैंने जूते ले लिए, पहने बहुत कंफर्टेबल लगे। और हर साल कस्टमर आता है, बोले क्या लाऊं? मैं बोला जूते, हक से मंगवाता हूँ मैं। बोले क्यों? मैं बोला जूते लेके आना, मेरे को फोटो भेजना, मेरे को जो पसंद आए वो लेके आना। वो कस्टमर 15,000 20,000 तक के जूते मेरे यहाँ लेके आता है, वो चीज़ लेता हूँ क्योंकि उसका मुझे हक बनता है। मैं कस्टमर को वो चीज़ मुझे कहाँ लेस करके देना है वो पता है। ये चीज़ से कस्टमर रिलेशन हुआ।
बाकी आप लेना चाहो तो बहुत कुछ ले सकते हो। वो तो है, सीधी सी बात है। अभी सर अगर एजुकेशन की बात की जाए इस फील्ड में, फैशन डिजाइनिंग के अंदर, तो एज आप इस फील्ड से कनेक्टेड हो, तो अगर फैशन डिजाइनिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक स्टडी ड्यूरेशन की अगर बात करते हैं, तो आप फॉर एग्जांपल पकड़ लो एमबीबीएस है, तो एमबीबीएस करने में या डॉक्टरेट करने में बहुत लंबा टाइम है। तो अगर ड्यूरेशन की बात करने जाए तो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर एक तो कितना टाइम देना पड़ सकता है, और एटलीस्ट माइंड प्रिपरेशन उनको क्या करके चलना चाहिए कि मेरा इतना इन्वेस्टमेंट जाएगा ही जाएगा। देखो जैसे फैशन इंडस्ट्रीज, पहले तो आप अगर घर से बोल रहे हो ना तो मत करो, मैं तो पहले बोल देता हूँ। आपको फील हो रही है कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी या बनूंगा, तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज शीशा होता है ना, उसके सामने बैठ जाओ, खुद से बात करो। खुद को कभी जिस दिन जॉब देना सीख गए ना, उस दिन दुनिया का हर काम कर पाओगे। रॉकेट बनाना भी सीख जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो साइंटिस्ट ही होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ, आपके अगर जज्बा है, आपके दिल में अगर वो चीज़ है कि मैं ये कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो करो। और इसमें इन्वेस्टमेंट का नाम जीरो है, क्योंकि जब मैंने भी जर्नी चालू की थी तो मेरी बहुत बड़ी एक जर्नी है, उसमें मैंने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, बट आज मैं करोड़ों का एम्पायर लेके बैठा हूँ। तो बस शौक चाहिए, शौक के बिना कुछ नहीं है। तो सर आपके जो लाइफ ड्यूरेशन है अभी, ठीक है, तो जो आपके 20 साल का करियर है उसके अंदर कौन सा ऐसा टाइम आया जो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा था, जो मेजर ऑफ आप बोल सकते हो कि ये फील्ड में जो रिलेटेड है वो हर किसी की लाइफ में वो एक पर्टिकुलर टाइम तो आता ही आता है। बहुत बड़ा टाइम जब कब आया था ना, जब कोविड आया, तब मेरे पास 46 आदमी काम कर रहे थे। पहला लॉकडाउन आया, छोटा लॉकडाउन, इशू के 2-4 दिन का, फिर पता चल गया कि यहाँ 2 महीना बंद रहेगा, 3 महीना। तो मेरे यहाँ जो भी जॉब कर रहे हैं ना, वो सब मेरे पास ज़्यादा तक 70% लोग ऐसे हैं जो मेरे पास 5-5, 10-10 साल से काम करते हैं। तो मुझे पता है कि वो साला शनिवार को पैसा ले जाता है, संडे के दिन जवा लाता है, फिर लोड कराता है, फिर खाना खाता है। तो मुझे तो पता है कि इसकी ये हिस्ट्री, क्योंकि सब गांव वाले जो कारीगर होते हैं ना, उसको तो रोज लाना, रोज खाना होता है। बेचारा शाम को छूटेगा तब सब्जी ले जाएगा, तब बनाएगा, तब खाएगा, तो उसको पैसे की जरूरत होती है। तो मेरे घर से पापा और वो लोग जो हम लोग बैठते हैं ना, तब ये बोलते हैं कि तेरे दुकान का खर्चा कितना है। मैं बोला है पापा जाने दो, मैं क्या बताऊं। बोले कितना है बोलते से, मैं बोला अभी 15 लाख जैसा है। बोला यार 15 लाख तो अब कैसे करेगा। मैं बोला कैसे क्या करेगा, देखेंगे, सबका जो होगा वो मेरा होगा। तो बोले पापा के सबसे बढ़िया, अपने को रेंट तो बिगाड़ना नहीं है, सैलरी मत देना। मैं बोला देखता हूँ पापा, अगर सैलरी नहीं दूंगा तो वो खाना कैसे खाएगा। तो मैंने क्या प्लान बनाया पता है, मैं थोड़ा प्रेस में भी मेरा नाम अच्छा है, प्रेस का कार्ड था, मैं घूम सकता था हर चीज़। तो क्लाइंट ने मुझे क्या बोला, जैसे ये मेरे जो होते हैं ना, वो लोग ने मुझे फ़ोन करके क्या बोलते हैं भैया कि भैया 500 रुपये गूगल पे डाल दो ना, मेरे पास ये नहीं। तो मैं उस टाइम 500 रुपये डाल देता था, 1000 बोले उसको 1000 डाल, कुछ भी डाल देता था बिना पूछे, बिना कोई भी चीज़ को। फिर लॉकडाउन लंबा हो गया ना, तो मुझे पता है कि यहाँ से हर आदमी को तकलीफ होने वाले। तो मैंने सीधा क्या बोल दिया पता है, मैं बोला हर बंदे को जितना घर में जरूरत चीज हो, क्योंकि हमारा ग्रुप होता है, हमारा जो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका पूरा ग्रुप है। जो बंदे को जिस चीज की नीड हो ना, मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, पर्सनल सब मुझे भेज दो, जिसको जो चीज की नीड हो, चाहे आपको टेल की हो या इसकी हो, चाहे जो भी हो। तो पहले तो मैंने सबसे पहले ये काम किया। मैंने मेरे काफ़ी दोस्त है, उसको लोग को ये बोला कि मुझे इतनी चीज़ करनी है, ये चीज़ मैं पहले दे के आऊँ, तब मुझे 1 महीने की शांति होगी कि एक महीना बंदा खा सकेगा। तो उसने ये चीज़ किया, फिर भी मेरा दिल है ना साला नहीं माना। तो मैंने क्या मालूम, हमारे यहाँ 4 तारीख को तनख्वाह होती है, 6 तारीख को मेरे मैनेजर को बोल के, मेरे पास ही रहता है निकुंज करके, मैनेजर बोलो या भाई बोलो या कुछ भी बोलो। मैं बोला निकुंज तू क्या बोलता है, कैसे करना चाहिए, यहाँ से अब 2-3 महीना बंद रहेगी। तो बोलते अपना क्या सबका बंद रहेगा, कोई कंपनी सैलरी नहीं दे रही है, तो आप सोचो मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं बोला अगर तेरे को नहीं दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि तू कमाया हुआ बंदा है, तू वेल सेट है, सब डिजाइनर मेरे यहाँ जितने भी काम किया वेल सेट है। तो ये चीज़ हो गई। तो मेरे मैनेजर बोलते कि देने की ज़रूरत नहीं। मैं घर पे आ गया, घर पे सोचा, एक मेरा डायर था, नया नया ही लगा था, वो मुस्लिम बंदा था। तो बोलते मेरे यहाँ छोटे बच्चे को पिलाने के लिए दूध के पैसे नहीं है। तो मेरा तो नंबर था नहीं, क्योंकि सबके पास मेरा नंबर नहीं होता है ना, वो होता है मैनेजर का होता है या किसी का होता है। तो कहीं से भी उसने जुगाड़ लगा कि मेरा नंबर ढूंढा, गूगल से ढूंढा, इससे ढूंढा। बोलते भैया आप कहाँ रहे, तो मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ, मुझे 200 रुपया दो मुझे। मैं बोला क्या काम करता है मेरे यहाँ, मुझे पता भी नहीं है बंदा मेरे यहाँ काम करता है। तो बोले मैं आपके यहाँ से डाइंग का काम ले जाता हूँ, रमेश करके नाम था। मैं बोला चल कोई बात। आया, मैं बोला क्या हुआ, मैं बोला कितने जन का काम करते, ये बुटीक का करता हूँ, वो बुटीक का।
मैं बोला आप जहाँ परमानेंट काम करते हो वहाँ पे बोलो पहले। तो बोलो वो मैडम लोग ने क्या बोल दिया पता है कि फोन भी दोबारा मत करना, तो डायर है तेरी हैसियत मेरा पैसा निकल रहा है, वो चीज भी पैसे देने का ना बोल रहे भैया। और मुझे काफी बुटीक्स के नाम पता है और वो मैडम लोग को मैं जानता था, उसका स्वभाव ऐसा ही था, क्योंकि वो बहुत मिलियनों होता है ना, उसका दिमाग छोटा होता है, उसका जिगर नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, मैं बोला कोई बात नहीं, कितना पैसा तुझे? 200 रुपया चाहिए। मैं बोला 200 रुपया में क्या होगा, तो एक काम करे, तू 5,000 रुपये मेरे से ले जा, एक कंडीशन से दे रहा हूँ, अगर ये लॉकडाउन 1 महीना चला या 2 महीना चला या 3 महीने, इसको मैनेज करना है तेरे को, और ये 5,000 रुपये में जो चीज का दे रहा हूँ ना, उसमें से जब तू काम चालू करे ना, तुझे 2,500 रुपये इसमें से कटवाना है। 2,500 रुपये कटवा देना, 2,500 रुपये मैं नहीं काटूंगा जिस दिन काम शुरू करे। तो बोला हाँ कोई बात नहीं भैया, आप भगवान हो, ऐसे बोल के चला गया। वो तो बंदा ले गया। मैंने वो मैनेजर को बोला वो तो वो है ऐसा ही आदमी, उसको क्यों दिया? मैं बोला इसमें से ज़्यादा क्या ले जाएगा। और मैं बोला अब जो जिसको जानता नहीं था साला, वो 200 मांगने है, उसको 5,000 दिया मैंने, तो साला ये तो मेरे बहुत करीबी है। मैं बोला निकुंज लैपटॉप निकाल, मैं तुझे OTP दे रहा हूँ, सबकी पगार कर दे। बोले क्या बात करो? मैं सबकी पगार कर दे। सबको पगार दिया, 1 महीना दिया, 2 महीना दिया। अब तीसरे महीने थोड़ा थोड़ा चालू हो गया था कि भाई 10 बजे तक इतना ही खुल रहा है, तो लोगों को मैसेज डाल दिया कि जिसको आना है वो आ सकता है, इतने टाइम में चालू है। तो काफी लोग ने फायदा उठाया कि पैसा तो मिल ही रहा है तो जाए क्यों, क्योंकि वो सेट तो पैसा पगार देने ही वाले है। तो वहाँ मेरा दिमाग खटक गया। मैं बोलता हूँ अब ये बुटीक्स में अगर 1 घंटा भी कोई आ गया ना, उसको पूरी सैलरी दूंगा, अगर जो नहीं आएंगे उसको मैं नहीं दूंगा। उसका कारण ये है कि आपको पैसे इजी मिल गए, इसके लिए आपको नहीं आना है। तो मैं यही मानता हूँ, ये मेरा टफ टाइम था और मैंने डिसीजन ऐसा ही लिया। तब मुझे लॉस हुआ, पूरा मुझे लॉस दिखाया उनने 35 लाख का, कि अपने को 3 महीना बन रहा, उसकी इनकम तो छोड़ दो, 35 लाख का नुकसान अपने को, ये सैलरीज ये रेंट उसमें हुआ है। बोला 35 लाख कोई बात नहीं, अपने यहीं से कमाए थे, यहीं से लगाए हुए, अब यहाँ से अपने को 35 लाख छोड़ दे, यहाँ से कैसे काम करना और कितना फास्ट करना आप सोच लो। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन खुल गया ना, उस दिन से मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। वो कौन भेजता है वो मुझे पता नहीं, मगर मेरा बंदा ऐसा बोलता है तूने खर्चा किया तू कमा। ये होता है दिल से कनेक्शन ऊपर वाले से। आप सोचोगे नहीं, लोग घाटे में चलने लगे, मैंने 2 महीने में पैसे कवर किए भैया, 2 महीने में मेरे पास पैसे आ गए। तो मैं यही चीज मानता हूँ कि देने वाले बंदे ऊपर वाले ने बनाया है, तो उसको एक ही चीज, आज भी मंदिर जाता हूँ ना, मैं यही चीज प्रार्थना करता हूँ कि मुझे देने वाला ही बनाना, लेने वाला मत बनाना। क्योंकि लेने वाला जब था ना, तब देने वाले की मैं दुआ करता था कि इसको आदमी बड़ा बनाए। तो मैं यही चीज सोचता हूँ, जो लेगा ना वो मेरे लिए प्रे करेगा, मुझे आपसे प्रे नहीं करना है, मैंने इसके लिए आदमी रखे हुए, वो आपसे प्रे करेगा। तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ गई कि अगर देने से अगर कुछ कम होता ना, तो बहुत कम हो जाता। कुछ कम हुआ ही नहीं भैया, मैं तो 0 से हीरो बना हूँ, आज भी हीरो हूँ, इतनी नुकसानी करके भी आज यहाँ पे खड़ा हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे टफ टाइम था, मगर हंसते हंसते निकाल दिया। सर आपकी ऑफिस में जब विजिट किया था तो पीछे बोलते हैं ना ऐसे काफी कुछ अवार्ड्स ऐसे लगे हुए थे, राइट। तो उनके पीछे की क्या बैक स्टोरी है फिर? जो अवार्ड्स है ना, वो एक्चुअली ये इंडस्ट्रीज के लेवल की है, जैसे फैशन शो से ही मुझे मिले या फैशन डिजाइनर के पर्पज से ही मिले हुए। ये जो अवार्ड लेने की जो सिस्टम है ना, वो एक्चुअली ऐसा होती है कि इसमें आप कहाँ तक पहुंचे। जैसे कोई सीरियल्स में कोई आदमी कोई चीज बना के देता है, या कोई मूवीज में देता है, तब जाके ये चीज होती है। ज्यादा क्या सोशल मीडिया हो गया, तो सोशल मीडिया में हर आदमी को एक टारगेट किया जाता है कि भाई इसके पास पैसे है, इसको निकालो, कैसे निकाल सकते हैं। तो लोग, काफी सारी कंपनियां भी आती है आपके पास कि भाई ये अवार्ड ऐसे मिलता है, ये अवार्ड ऐसे मिलता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमको अवार्ड ऐसे नहीं चाहिए, हमको अवार्ड यहाँ से काम हम जब करते हैं ना, कोई चीज उनको करके देते हैं। जैसे कोई शो के अंदर काम होता है, जैसे कोई सीरियल बन रही है, तो उसको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर, ये हमको ये फॉर्मेट में क्या चीज चलेगी, कौन से कपड़े पहनेंगे, उसके बारे में लिख के दो या करके दो। तो वो चीज हम देते हैं, तब जाके वो लोग को काम सेटिस्फेक्शन लगता है, तब जाके वो बोलते हैं कि नहीं आप ये से अवार्ड के है विनीता भाई, ये आप रिजर्व करते हो। ओके, ये चीज से मिलता है। ओके। तो सर आपको अगर ऐसे देखने जाए, जिस हिसाब से बोला कि आपको प्रिफर किया जाता है, आपसे कंसल्ट किया जाता है कि डिजाइन कैसी पसंद आएगी, किस हिसाब से होना चाहिए, तो डिजाइनिंग में अगर बात की जाए इन टर्म ऑफ सेलिब्रिटीज, राइट, तो अभी तक कौन सी सेलिब्स है जिन्होंने आपके बनाए हुए क्लॉथ पहने हैं? अब समझ लो जैसे कोई भी हीरोइन है, सोनाक्षी सिन्हा ले लो, कैटरीना ले लो, कियारा आडवाणी ले लो, या कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी होगी ना, वो प्रमोट के पैसे इतने लेती है ना कि कभी नाम कहीं किसी का भी नहीं। अगर चाहे मेरा सूट पहन भी लिया ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट लाइन में आ जाएगा भैया, उनकी तो इनकम वही है।
आज एक जगह का वो समझ लो, शादी में अगर आने का वो 50 लाख मांग लेती है तो मेरे फ्री में क्यों बोलेगी? तो वो चीज हो जाती है, उनको दे दो, उसको पता नहीं है किससे आया, मेरे पास आ गया है बस। अच्छा, वो कभी नहीं बोलेगी, ऑन पेपर कभी नहीं बोलेगी, आपको कभी सफाई नहीं देगी और कभी आपकी वो तारीफ नहीं करेगी, क्योंकि उनका प्रमोशन का काम है, वो फ्री में हो जाएगा। तो वो चीज अपने को तो बस अपने को दिल से तसल्ली रखनी है, बस ये मेरे बनाए हुए थे पहनना। क्योंकि वो टैग कब मिलता है मालूम है? टैग जब मिलता है जब आपका एक ब्रांड बड़ा हो जाए और आपने वो चीज में पैसे लगा दिए हो। जैसे कुछ साल पहले जैसे दबंग आया था, आपको अगर पर्टिकुलर पता हो तो, दबंग के अंदर अपना जो सूरत का जो अच्छा एक साड़ी मैन्युफैक्चर है ना, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, वो उसने क्या बोला, मैं इसमें पैसा लगाऊंगा मगर एक ही मेरी शर्त है कि सोनाक्षी सिन्हा जितने भी शॉर्ट में अगर साड़ी पहने वो साड़ी मेरी होनी चाहिए। बोले वो तब बोले 10 करोड़ की पिक्चर, 10 करोड़ मैं लगा दूंगा, पिक्चर फ्लॉप जाएगी तो मेरी जाएगी ना, मैं हर चीज में रेडी हूँ। तो उनने पैसा लगाया, हर चीज प्रमोट किया, उनका टैग भी आया, प्रमोट भी हुआ। क्यों? कि उसने पैसा लगाया हुआ है। तो ये मार्केटिंग सिस्टम बहुत अलग है, ये मार्केटिंग फंडा किसी को समझ में नहीं आएगा और इसमें जाना भी नहीं चाहिए। जहां तक मिल रहा है, जहां तक हो रहा है वहां तक करो। ओके। बाकी इसमें आप 1 रुपया बिगाड़ो या 1 लाख रुपया बिगाड़ो, कोई चीज का मुझे नहीं लगता है कि आप 1 रुपये का भी वैल्यू गिन सकते हो या 1 लाख रुपये का गिन सकते हो। इसमें पैसे की कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि वो चीज हो रहा है, पैसा कितना, वो बड़ा पैसा है, वो आदमी की एक जिंदगी है, उतना पैसा मांग रहे थे सेलिब्रिटी। वहां पे पहुंचने के लिए आपको पहले बहुत ऊपर तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। ये तो वही बात हो गई, इफ यू आर एक्सपर्ट इन समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। राइट राइट। तो अगर उनका प्रोफाइल अगर उतना उन लोगों ने बिल्डअप किया है तो फ्री में क्यों करे? क्यों करे? उनको तो पैसा चाहिए ना। ओवरऑल सर, आपकी जर्नी के अंदर मैंने जो अभी बातचीत हुई या फिर आपसे जो जो चीजें जानने मिली, उसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर ये चीज समझ में आई कि आपका एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, एक चीज को लेके माइंडसेट है आपका कि मुझे इसी हिसाब से चलना है, मेरा इसी हिसाब से पूरा दिनचर्या होना चाहिए। अगर ओवरऑल की बात की जाए कि आपका मॉर्निंग टू इवनिंग का जो रूटीन है या नाइट तक का पकड़ लो, कि उठने से लेके सोने तक का, तो वो आपका डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहता है और आपका रूटीन क्या रहता है? देखो, सबसे पहले तो जैसे कोई भी आदमी को आज अगर जीना है तो उनको लिए फिटनेस जरूरी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फिटनेस, मैं बहुत ज़्यादा फ्लूडी हूँ, मैं जो हर चीज़, वड़ा पाव चाहिए, ये चाहिए, हर चीज़ खाता रहता हूँ, मुझे कंट्रोल नहीं है। तो मुझे पता है इसको बंद कैसे करना है। Okay. मैं आज की तारीख में सुबह 6 बजे उठता हूँ, नदी के अंदर स्विमिंग करने जाता हूँ। ओके। मैं लोकल स्विमिंग पूल में सिर्फ स्विमिंग नहीं करता हूँ, 6 बजे जाता हूँ, 7:30 बजे आने का, 7:30 बजे जब आ गया ना, बाद में आदमी क्या सोचता है मालूम? मैं उल्टा सोचता हूँ, अरे मैंने तो ये कैलोरी बंद कर दी, अब वड़ा पाव कहाँ अच्छा मिलेगा, आलू पूड़ी कहाँ अच्छी मिलेगी, खौसे कहाँ अच्छा, मैं खाने चला जाता हूँ। मेरे साथ में दोस्त है, वो बोलता है यार तू रोज जला देता है फिर खिला देता है, मैं आज से नहीं आऊँगा। मैं बोला मैं अकेला जाऊँगा, मैं खा के, मैं इसीलिए करता हूँ स्विमिंग कि मैं खा सकूँ, और मुझे पता है कि वो चीज़ से फिटनेस मिलती है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। वो चीज़ अगर नहीं करूँगा तो मुझे मॉर्निंग ही मेरी अच्छी नहीं होगी। जैसे ऑफिस पे आ गया, ऑफिस पे आने के बाद भी हर चीज़ आदमी को एक होता है। जैसे हम लोग, मेरे घर में पहले से सालों से एक ही सिस्टम है कि सुबह 10 बजे खाना बन जाता है, खा लो। वो सिस्टम ही नहीं है चाय पानी वाला सिस्टम नहीं है। सीधा मॉर्निंग में उठो, जो भी सब्जी रोटी बनाई वो खाने का वो सिस्टम है। तो वही आज मैं भी रहता हूँ, तो मेरे बच्चों को भी वही सिखाया हुआ है। तो ये चीज़ रूटीन आ गया, खाना ही खाना है, पता है। तो मेरा दोस्त लोग बोलता है अभी तू 7:30 बजे ये खाया, 8 बजे ये खा लिया, तो घर पे क्या खाया? मैं बोला तू आ जाना, देख लेना एक बार। बोलता है यार तू अभी तो 2 खावसे खा गया। मैं बोला ये भी खत्म करो, क्योंकि घर में 3 जन रहते, उसने बनाया, नहीं खाएंगे तो वो गाली पड़ेगी। खा लेना जरूरी है। करेक्ट। तो एक चीज सोचा है कि आदमी को अगर कोई भी चीज का अगर रूटीन कोई भी चीज का रखे ना, तो हर चीज मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। आदमी को एक चीज रखना चाहिए हर चीज में। आज जैसे स्पॉट खेलते हैं ना, तो स्पॉट का बंदा जो होता है वो फिट ही होता है। क्यों? वो स्पॉट में उसको पता है कि मुझे शाम को फुटबॉल खेलना है, तो 2 किलोमीटर भागना है या 20 किलोमीटर भागना है। उसको पता नहीं कि मैं आज 2 किलोमीटर भागूंगा या 20 किलोमीटर भागूंगा। तो उसकी रूटीन तो हो गई रोज बंद करने की। तो उससे उसको फायदा ये हो रहा है कि वो फिट है। ज्यादा तक लोग यही करते हैं कि आज कोई भी आदमी पैसा कमा लेता है, ये कर लेता है ना, तो यार मुझे, आप जैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं तो जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे चाहे 10 बजे जाऊँ या 12 बजे जाऊँ, मुझे कौन बोलने वाला है। तो भी एक रूटीन आदमी ने रखा हुआ है कि 10:30 बज गया ऑफिस जाना है, ये मेरा रूटीन है। ऑफिस आऊँ, चाहे 1 घंटा रहूँ या चाहे 10 घंटे रहूँ, ऑफिस का काम पटाया, मैं मेरी लाइफ जी रहा हूँ। मुझे जहाँ मज़ा आएगा वहाँ मैं चला जाऊँगा, वहाँ घूमूंगा। क्योंकि एक सेटअप कर देने के बाद हर चीज़ चलता है। जब सेटअप नहीं था, जब खुद कर रहे थे, तब की बात ठीक थी कि रात को 11 बज गए, रात को 12 बज गए, तो अपने चला लेते थे। क्यों? कि 12 बजे तक भी काम करना इसके लिए करना कि मुझे ज़रूरत थी।
अब जरूरत नहीं है, अब मुझे शौक से जीना है, मेरे को जो अच्छा लगे वही करूंगा। ये होता है। तो सर अभी जैसे ये पॉडकास्ट अभी यहाँ पे एंड कर रहा है, तो एक फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के हिसाब से अगर आपको व्यूअर्स को कुछ बोलना हो, चाहे वो फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के रिगार्डिंग हो या जो न्यू अपकमिंग जो आ रहा है फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, उनको अगर कुछ गाइड करना हो, या फिर एक जो अभी लास्ट में हमने जैसे बात की, एक पूरा जो डिसिप्लिन एक रूटीन होता है वो मेंटेन करने की बात हो, तो ये सब चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है और उन्हें अगर फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो उन्हें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? देखो, पहले भी ये टॉपिक की जब बात हुई थी ना, मैंने यही बोला, जो यंगस्टर को अगर ये फील्ड में जाना है तो पहले तो एक सोच लो कि उनके पापा मम्मी बोल रहे हैं या उनको जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, अगर उनको जाना है तो ही उसमें टाइम वेस्ट करो, बाकी नहीं वेस्ट करो, क्योंकि वो जब रट्टा मार के आदमी पढ़ता है ना तो रट्टे जैसा ही पढ़ता है, मुझे इतना पता है। अगर दिल से पढ़ता है ना, तो जो आदमी को मेरे हिसाब से अगर जो चीज नहीं करना है ना वो दिल से कर रहा है ना, तो उसको एक बार दो बार तीन बार हो ही जाएगी। ओके। तो ये होता है, आदमी को पर्टिकुलर सोचना है कि मुझे फील्ड में जाना है तो मुझे इसमें इतना टाइम देना जरूरी है कि भाई मुझे 2 साल पापा दे दो, मैं 2 साल में कुछ करके दिखाऊंगा। ओके। तो वो पापा को भी ये चीज देना चाहिए कि इसने 2 साल मांगे हुए तो दे दो उनको, क्योंकि वो सभी कंपनी में जॉब करने लगेंगे तो दूसरी इंडस्ट्रीज कब चलेगी? सबको यही देखना है कि मेरा बेटा वो कंपनी में काम कर रहा है, 50,000 रुपए सैलरी है, वही दिखाना है। पर आप ये तो सोचो, वो वड़ा पाव वाला वड़ा पाव बेच रहा है ना, वो भी आज 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, पर आप उसकी सोच ऐसी देख रहे हो कि वड़ा पाव वाला है, मगर उसको सोच वो वड़ा पाव वाला कैसे बना, 1.5 लाख की इनकम कैसे की, तो उसको जाके आप पता चला वो 50 कमा रहा है, ये 1.5 कमा रहा है। दोनों में डिफरेंस आप वैल्यूएशन देखोगे तो क्या हुआ, पढ़ाई का देखोगे। तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्रीज में पैसे भी बहुत जरूरी है कमाने का, और हर आदमी को थिंकिंग, मेरा ये थिंकिंग है, हर आदमी को खुद को एक टाइम देना चाहिए, चाहे छोटा दे या बड़ा दे, मगर देना चाहिए। फैशन इंडस्ट्रीज भी ऐसी चीज है कि आप पर्टिकुलर थोड़ा टाइम दे दो हर आदमी को, क्योंकि बहुत बड़ी समुंदर है। आज क्लोथ इतने सारे बन रहे हैं भैया कि आप सोच ना सकोगे। हर इंडस्ट्रीज, हर गारमेंट्स में, बस हर जगह आप जो भी काम करके जाएंगे उसकी वैल्यू है, मगर उनको आपको ये काम को प्रेजेंट करना आना चाहिए, और ये चीज को आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि 100 रुपए की चीज अगर मैं मार्केट में इसको 100 रुपए की 80 रुपए में फेंक दूंगा ना तो मार्केट पागल हो जाएगी। तो अब मुझे 70 रुपए में कैसे बनेगी वो मुझे पहले तो सोचना है। ये थिंकिंग पहले सोच लो, तो ये आप इंडस्ट्रीज में कभी पीछे नहीं जाओगे, और खुद आना चाहिए। आज एक ही चीज बोल रहा हूँ, आप पढ़ाई लिखाई से फैशन डिजाइनर बन रहे हो ना तो मत बनो, जरूरी है, मगर प्रैक्टिकल के बिना कोई चीज पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि कल उठ के आप डिपेंडेंट हो जाओगे किस पे, आप दूसरे पे। आप क्योंकि बनवा रहे हो, आप बना नहीं रहे हो ना, तो कल उठ के बोलेगा भाई मेरा तो ये जैसे आज नहीं बन रहा है कि मेरा बच्चा चला जाएगा तो मैं आज नहीं छुट्टी मार दूं, आप कस्टमर को क्या बोलोगे, पीस नहीं हुआ है, वो मास्टर जी नहीं आए। तो वो कस्टमर की प्रॉब्लम थोड़ी है, कस्टमर को आप फेस क्यों कर रहे हो ये चीज? कस्टमर आपकी ये बकवास सुनने नहीं आया है, वो आपको 200 रुपए की चीज को 1500 रुपए इसके लिए दे रहा है कि वो आपके पास ये चीज मांगने नहीं आया, आपको वो चीज को प्रेजेंट ऐसे ही करना है कि ये चीज हो जाएगी मैडम, ये मेरा काम है, आप दूसरा मत सोचो। आपको मैंने 8 बजे का टाइम बोला, 8 बजे मिल जाएगा, तो आपको पूरा इसलिए करना है कि आपको वो चीज अगर मास्टर नहीं आया तो आप पता है कि मेरे पास 3 घंटा मैं सिल लूंगा, वो कस्टमर को पता नहीं आपने सिल के दिया है, मगर उनका काम हो गया। तो ये फायदा कब आपको ये लगेगा कि आपने ये चीज सीखा होगा, अगर नहीं सीखा होगा तो आप फेल हो जाओगे। माइंड में तो यही सेटअप डाल दिया कि ये भी साला किसी से करवा के देता है। मेरे पास भी काम करते हैं, सब देखते, ओपन है, सब दिखता है, मगर उनको क्लाइंट को तो यही पता है ना कि मैं जो कपड़ा बोलती हूँ वो भावेश भाई डिजाइन करते हैं, वो कपड़ा ढूंढने जाते हैं। आज क्लाइंट को तो यही पता है कि भावेश भाई ढूंढते हैं, फिर उनको डाइन करते हैं, फिर बनाते हैं। तो एक प्रोसेस तो वो कर रहे हैं, आज बड़ा काम कर रहे हैं, तो ऑलवेज है कि सब काम खुद नहीं करने वाले हैं। तो इफेक्ट तो है ना कि इसमें हाथ भावेश भाई का लगा हुआ है कि ये चार्मी बुटीक में बना है, तो उनको पता है कि ये चीज बनी हुई है, या इनके पास जो डिजाइनर काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो सब वही लेवल के है कि वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज मैंने बोली वही होगी। तो फैशन इंडस्ट्री में अगर जो भी बंदा आना चाहता है या करना चाहता है या करता है, तो उसको ये कि उनको पहले यही बोलो कि एक टाइम पर्टिकुलर दे दे और हर चीज की नॉलेज ले, क्योंकि आधी चीज नॉलेज देने पे मुझे आ गया, ये हो गया, तो ये चीज कभी काम नहीं। जॉब के टाइम जॉब करो, जब टाइम देना है तो फ्री टाइम दो। आप जॉब करने आओगे तो जॉब जब करोगे ना, तब मैं चीज आपको हर चीज नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, और मेरे पास आप फोकट काम कर रहे हो, तो मुझे आप 1 महीना काम करके तो दूसरे महीने मुझे भी ऐसा साला बंदा रोज पेट्रोल लेके बिगाड़ के आता है सीखने के लिए, इसको मैं सिखाता नहीं, तो दिल से मुझे इच्छा होगी यार सीख ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो किसको काम लगेगा?
आपको ऐसा लगेगा सेठ ठोकर करवा रहा है, मगर मुझे पता है कि वो चीज आप कल यहाँ से जाओगे ना, तब वो चीज मुझे यहाँ छोड़ के नहीं जाओगे, आप लेके जाओगे। पर ये एक चीज अगर देखने जाए, आप जिस हिसाब से बोल रहे हो कि फ्री में सिखाना, एक्चुअली फ्री में नहीं सिखाना होता है, कहीं पे भी फ्री में कोई नहीं सीख रहा है। आप कॉलेज जा रहे हो, आप वहां पे पैसे भर रहे हो सीखने के लिए। यहाँ पे अगर आप फ्री में भी कर रहे हो तो सामने वाला बंदा आपको टाइम दे रहा है, और सामने जबकि कि वो पैसा भी नहीं ले रहा है, कि फ्री के अंदर आपको सीखने मिल रहा है। सही। तो इट्स बेटर कि स्टार्टिंग फेज जो आपका है उसके अंदर आप लर्निंग पे ध्यान दो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो भी कंपैरेटिवली जरूरी है। आज का जमाना ये लर्निंग बिना कुछ भी नहीं है। मैं जो भी बच्चों लोग आज छोटे जो भी होते हैं ना, वो लोग को एक ही है कि मुझे ये धंधा करना है, ये धंधा करना है। धंधा तो करना है, मगर एक पढ़ाई तो पहले कर ले पूरी, चाहे कुछ ना कॉलेज ना कर ले। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि सब आदमी कॉलेज ही करेंगे, 12वीं पढ़ाई कर लिया बाद में कुछ सोच ले। मगर आज कोई भी चीज पहले के जमाने और ये जमाने में ये फर्क है कि पहले राइटिंग होगा, राइटिंग बिना कुछ नहीं है। हमारे जमाने में आप पैसे भी लेते थे ना, तो बोलता है वो तू मुझे दे दे, मैं तेरे को दे दूंगा, बात खत्म। आज क्या बोलता है, मैसेज करते ना जरा, तो अगर तेरे को मैसेज करना ही नहीं आता तो तू क्या कर पाएगा। ये आप पहले से यही चीज माइंड में रखो कि मुझे पहला सीढ़ी चढ़ना है तो ये खुद ही चढ़ना है। अगर पापा हाथ पकड़ेंगे तो लास्ट तक मुझे पापा का हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा। वो सेल्फ डिपेंडेंट वाली बात हो जाती है कि एक सामने जब आप जा रहे हो, किसी फील्ड में उतर रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, जैसे आपने अभी बोला कि अगर कहीं मास्टर आया नहीं और आपको सिलाई नहीं आती है तो क्या करोगे। बट इसी की जगह कहीं ना कहीं अगर आपने वो एक्सपीरियंस ले रखा है बस तो कहीं काम पे कभी काम अटकने लगेगा, वाला right? नहीं है। कहीं ना कहीं एक सेल्फ डिपेंडेंट, और एक बोलते हैं ना पूरा का पूरा जो भी है कि एक पर्टिकुलर जो भी फील्ड है आप जो भी चूज कर रहे हो उसके अंदर पूरा 100% देके, एक 0 से लेके 100 तक का जो भी है, एटलीस्ट अगर पूरा नहीं है हाँ, तो एटलीस्ट कुछ तो बेसिक तो आना चाहिए 50% तो आना चाहिए। कि कहीं पे भी आप अटको नहीं, कि कोई के भरोसे नहीं हो जाओ कि हाँ वो करके देगा तो मैं करके दे पाऊंगा, अगर वो नहीं करेगा तो जैसे मेरा मानना है ऐसा है, जैसे मैं ज्यादा इंडस्ट्रीज के बारे में तो नहीं जानता हूँ, मगर मैं एक पर्टिकुलर मैं ऐसा सोचता हूँ, जो मेरी जर्नी है मैं बता रहा हूँ कि मैं जब काम शुरू किया था ना, तब मैं कहीं पे जॉब कर रहा था ना, तो जॉब में मुझे तनख्वाह मिल रही थी 4,300 रुपया। और वहाँ पे काम जब चालू कर रहा था ना, तो वो ऑल्ट्रेशन डिपार्टमेंट का काम था, क्योंकि वो रेडीमेड गारमेंट में काम कर रहा था। कहीं सिलाई लगाओ, कहीं पे काट दो, कहीं पे लंबा करो, ऐसा काम था। फिर वो चनिया जो बिकते वो चनिया बना दो, ऐसा काम था। तो मैं जब काम करता था ना, तब समझ लो वो चीज में रोज की जो चनिया बन रहा था ना, रोज 6-7 पीस रोज बना के सेठ को देता था। और जब काम बहुत ज्यादा बढ़ गया तो सेठ ने क्या बोला कि आपको थोड़ा काम अपने को बाहर देना है, तो सेठ बाहर देता था। तो वो कारीगर को सेठ तो समझा नहीं सकते क्योंकि वो नॉलेज के नहीं है, तो मुझे मेरे पास भेजते थे कि इनको समझा दे क्या नाप करना है, कैसे करना, तो मुझको समझा देता हूँ, ये भाई ये चनिया ऐसे बना देना है, तो ओके। फिर वो रोज आने लगा, तो फिर अपने बात होती है, तो बोलता है, मैं बोलता है कितना देते हैं पैसा आपको, तो बोलते हैं 700 रुपये एक पीस का मिलता है। मैं बोला अच्छा है। फिर उसने जब फ्रेंकली होता था तब उसने मुझे क्या बोला कि आप कितने सैलरी में काम करते हो। मैं बोला मेरा 4,500 रुपये सैलरी है। तो भैया आप तो ये लोग बोल रहे हैं आप 6 पीस रोज बना लेते हो, 7 पीस रोज बना लेते हो, तो मैं तो 7 अगर पीस बना लूंगा तो मैं तो 5,000 का एक दिन में ही काम कर लूंगा, और आप 1 महीने तक काम करोगे तब पैसा मिलेगा, इसमें एक छुट्टी हो गई तो भी पैसा काट लेंगे। तो वो बंदा, उसको समझ लो 6 महीने बाद इतनी हिम्मत हो गई, वो मुझे एक बार ऑफर देने आया कि यहाँ से मुझे काम बहुत मिल रहा है, आप जॉब छोड़ दो, मैं आपको 400 रुपये में ये पीस बनाने दे दूंगा, आप मेरे यहाँ ही सिल देना, मैं 400 रुपये आपको एक पीस के दे दूंगा, तो आप 2400 रुपये रोज कमाना शुरू हो जाओगे। उस टाइम अगर मेरे जगह कोई भी होता ना, तो वो क्या करता मालूम है, अच्छा है जॉब छोड़, अपने को वो पकड़ लेते, क्या है पैसा मिल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला मालूम, मैं एक पेड़ जमीन में गाड़ा हुआ है, मैं उनको रोज थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा हूँ, उस पर जब फल आ जाएंगे ना, तब वो सेठ नहीं फल खाने वाला हूँ, मैं खाऊंगा। तो वो बंदे ने क्या बोला, छोटी माइंड वाला आदमी है, क्योंकि वो मारवाड़ी बंदा था, तो मारवाड़ी पैसे के पीछे उसको बहुत विजन होता है, और मैं ऐसा सोचता था कि आज मैं उगाऊंगा तो कल खाऊंगा। मैंने वो चीज़ पे नहीं गया, काम नहीं किया। वो जिस दिन मैंने जॉब छोड़ दी ना, उस दिन जो काम की लायबिलिटी थी ना, वो मैं मशीन पे छोड़ के नहीं आया था, मेरे साथ लेके आया था। जब मैंने मेरा स्टोर चालू किया, तब वही जो मैं वहाँ पे जितना फास्ट काम कर रहा था ना, वही काम करने की प्रैक्टिस मुझे मेरी स्टोर में काम लगी। लोग 2 पीस बनाते थे कारीगर, मैं 6 बनाता था, क्योंकि वो कारीगर को मुझे 200 रुपये देने हैं 400 रुपये की चीज़ के, तो वो 400 रुपये का काम मैं खुद करूँगा, 400 सीधा मुझे मिलेगा। तो बहुत लंबे टाइम बाद पता चला कि जो चीज़ अपने साथ, अपने जो काम किया है ना, वो अपने साथ ही आने वाला है। सेठ को फायदा है या ना है, वो अपना सोचना काम नहीं है, वो ऊपर वाले का काम है।
चाहे मैं 5,000 का काम करके दूं या 10,000 का करके दूं, उनको 50,000 तनख्वाह देनी या 5,000 तनख्वाह देनी है, उनका काम है। मेरा काम क्या है, मैं जितने दिन काम कर रहा हूँ उतने दिन की मुझे सैलरी मिल रही है। तो शॉर्ट टाइम में अगर कोई भी चीज़ का डिसीजन लो या सोचो, तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी सोच में मत पड़ो कि आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। कहीं पे जॉब में भी ऐसा होता है, 5 साल जॉब कर लिया, आपको इंक्रीमेंट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो वो आदमी क्या बोलेगा, मेरी 30,000 सैलरी है, सिर्फ मुझे वहाँ 35,000 मिल रहे हैं, मैं छोड़ रहा हूँ। तो मैं वो बंदे को ये कहना चाहता हूँ, छोड़ दे। तेरे को ऐसा लग रहा है छोड़ना जैसा, छोड़ दे। अब यहाँ अच्छी चीज़ क्या थी, वो पहले एक बार डायरी में लिख दे और वहाँ पे जा। फिर वहाँ पे तेरे को 40,000 तनख्वाह दे दी, और फिर वहाँ पे अच्छी चीज़ क्या हो रही वो डायरी में लिख। बोला ये लिखने का आया ही नहीं है, वो सिर्फ 40,000 दे रहा है, बस 40,000 वसूल कर रहा है। बोला यही होता है, वहाँ तेरे को इज्जत मिलती थी, वहाँ तेरे को हर चीज़ मिलती थी, चाहे 10,000 रुपये कम मिले या 5,000 कम मिले, मगर आदमी की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो वहाँ पे तेरे को मिल रही थी, यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो मैं ये सोचता हूँ, आप पहले ऐसे काबिलियत हो जाओ कि आपकी कोई इज्जत करे, या आपके पास पैसा मैटर करे, या पैसा आप मैटर करोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। आप छोड़ दो। आदमी मजबूर, अगर कोई भी सेट होगा, मैं नहीं, कोई भी सेट होगा, आप मुझे मजबूर कर दो कि मैं आपको चाहे जितना पैसा ना दे सकूं, क्योंकि आपकी मेरे को ज़रूरत है। मुझे पता है अगर ये बंदी चली जाएगी या बंदा चला जाएगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, चल एक रास्ता निकालते, कितना चाहिए, इतना, अब तू ये काम कर, ये पैसा दूंगा तेरे को, ये 30,000 नहीं, मैं 50,000 देने के लिए तैयार। तो इससे क्या होगा, फायदा ही होगा, आपका भी फायदा, सेठ का भी फायदा, और रिलेशन भी मेंटेन हो गया। तो हर चीज़ का रास्ता ऐसे निकलता है। हर चीज़ किसी को बोलने से हो नहीं जाती है, मगर टाइम आता है। टाइम के अलावा कोई भी चीज़ बोलो तो उसका वर्थ नहीं होता। आप में कुछ मैंने देखा ही नहीं है, आप 2 साल से काम कर रहे हो, ठीक है कर रहा है, फिर आके खड़े हो जाते कि मुझे ये नहीं परवड़ता है, सिर्फ 15,000 पर सैलरी है तो मुझे 40-30,000 चाहिए। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, हाँ नीचे बैठो, कोई बात नहीं। वो अकाउंटेंट को फोन करके बोलता हूँ इसकी सैलरी पगार कर देना, भेज देना, क्योंकि आपने वैल्यू नहीं बनाई। वैल्यू बना दो तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। आज मेरे यहाँ जो मैनेजर है ना, वो मुझे ऐसा बोलते हैं, वो कारीगर को इतना पगार देना है, इसकी पगार बढ़ाना है। मैं बोला क्यों, मुझे पता है ना सेठ, आप नहीं देखते हो, वो काम इतना करके देता है, इसको बढ़ा दो। उसने बोला नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। बोला बढ़ा दे, तू देख रहा है ना, तो तूने कुछ अच्छा ही देखा होगा। तो उसको बोले बिना भी सैलरी बढ़ जाती है। तो उसको क्या बोला जाता है कि आदमी ने जो बोया था ना वो पाया। मतलब एक एंथुसियाज्म मेंटेन रहता है। अगर सामने से बोलते हैं ना, काइंड ऑफ, देखिए अब सैलरी वाले उनको क्या चाहिएगा कि उनको किसी ना किसी वे में रिवॉर्ड मिले। हाँ राइट। अब वो रिवॉर्ड क्या होगा, अब बिजनेस वाला है वो ये देखता है कि हमको रिवॉर्ड मिले, काम ज्यादा हो उससे। हाँ, जॉब वाला ये देखेगा कि हमको रिवॉर्ड मिले वो सैलरी में, सैलरी में, क्योंकि वो काम ही सैलरी के लिए हाँ, कर रहा है, right, कि हमारी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, वो हमारे लिए काइंड ऑफ रिवॉर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं से ये एक चीज है कि काम जो कर रहा है उसको पर्टिकुलर आप रिवॉर्ड दीजिए, ताकि वो कंपनी के लिए लॉयल रहे, राइट, और आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करने का सोचे, ना कि ऐसा कि भाई आज साल यही भर का तो बोल रहा हूँ। चला मेरे पास मेरी 20 साल की जर्नी में आज की तारीख में भी मेरे पास ऐसे 15 से 20 आदमी होंगे जिसको 10 साल से ज्यादा हुए, और 10 साल आज 10 साल 15 साल आदमी उसके, समझ लो लड़का इसके माँ बाप के साथ नहीं रहता है। एक टाइम हो जाता है ना, वो पक जाता है, जैसे पढ़ाई पूरी कर ली, बाद में 15 साल रहने का, बीवी बच्चों के साथ नहीं रहेगा माँ बाप के साथ, और जॉब में रहता है। तो समझ लो मुझे इतना सोचना है कि मैं माँ बाप से भी अच्छा हूँ इसके लिए, तब जाके मेरे पास है ना। करेक्ट। तो आदमी को क्या लगा कि मैं जो, अब मुझे पता है कि ये आदमी यहाँ से चला जाएगा ना, तो 6,000 रुपये इसको मैं सैलरी दे रहा हूँ हफ्ते की, तो 6,500 रुपये रिजर्व करता है, 7,000 रिजर्व करता है, वो मिल जाएगी। पर उसको क्या पता है, उसको एक चीज़ माइंड में पता है कि वहाँ पे चला जाऊँगा, हफ्ते का 1,000 बढ़ जाएगा, तो महीने का हुआ 4,000, साल का हुआ 48,000। और 48,000 रुपये साल भर में अगर प्रॉफिट मिलेगा, अगर साल में मुझे यहाँ 3 बार बीमार हो गया ना, तो क्या बोलेगा सेठ, बोलेगा वहाँ पे चले जा, मैं बोल देता हूँ। तो 50,000 का ऑपरेशन हो गया या 5 लाख का, वो पता है सेठ दे देगा, सेठ मुझे मांगने नहीं वाला है। ये सिस्टम है मेरे यहाँ, कि उसने मेरा इतना तो दिल जीत लिया है कि अगर 1 लाख रुपए लग गए या 5 लाख रुपए लग गए, वो तू मेरे घर का मेंबर है, मेरा लड़का बीमार हुआ ऐसा करके मैं वो करवा दूंगा। तो उसको ये अगर देखने जाओ तो फायदा ही है, कि प्रोटेक्शन मिल रहा है ना, पैसा कम मिल रहा है मगर इसके सामने प्रोटेक्शन मिल रहा है, और उसमें आपको पैसा मिल रहा है मगर प्रोटेक्शन। अगर आधी रात को वो सेठ तुम्हारा फोन नहीं उठाएगा, क्योंकि वो आपको जानता नहीं है, हम एम्प्लॉय उसके लिए। और मेरे लिए, मेरा जो कारीगर है ना, वो मेरे लिए एम्प्लॉयड आप सोच रहे हो, मगर मैं सोच रहा हूँ, उसका नाम मैंने सेव किया हुआ है। आधी रात का दिलीप का फोन आया तो दिलीप को बोलूंगा, हाँ बेटा क्या हुआ, तो बोले भैया मैं यहाँ से निकला था, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, कौन सा पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जा, मेरी बात करवा, अगर नहीं ले रहा है तो मैं आ रहा हूँ। मैं आधी रात को अगर उसके पास गाड़ी लेके चला जाऊँगा, पुलिस वाले को बोला क्या हो भैया, ये ऐसे था कि पी के चला, ओके होता है भैया। अब ये मेरा एम्प्लॉय है, बाहर से काम कर रहा है, मेरे साथ इतने साल से काम कर रहा है, अपनी भी एक रेपुटेशन है, मैं उनको
कुछ ना कुछ वजह दिखाऊंगा कि भाई मैं ये हस्ती को भी जानता हूँ, ये हस्ती को भी जानता हूँ, मैं कमिश्नर से बात कर लूंगा या आपके एसपी से बात कर लेता हूँ, उनको मैं डायल करके दिखा देता हूँ। तो बोलते नहीं आप आए, चलो जाने दो। तो वो चीज उनके लिए बहुत बड़ी मैटर है, क्योंकि वो ऐसा बोल रहे कि उसके फ्रेंड सर्कल में क्या बोला, सेठ खुद आया था मुझे छुड़ाने के लिए। तो आप 5,000 की वैल्यू वहां कर सकते हो। मतलब नहीं। काइंड ऑफ होता है कि एक जगह जहाँ पे आपकी सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडिशनल बेनिफिट जो है बहुत ज्यादा है। वो काफी मिल जाता है। मेरे यहाँ ये चीज हो जाए, आज मेरे यहाँ मास्टर है, मैं नाम देना नहीं चाहता हूँ, मगर मेरे यहाँ मास्टर है ना, वो 10 साल मेरे यहाँ पूरे होने आए ना, तब उनको बीड़ी पीने की बहुत आदत थी। तो थोड़ी देर का बीड़ी पीने, मैं बोला क्या बीड़ी पीते हो। एक ही बंदा ऐसा था कि मेरी ऑफिस मेरे कारखाने में बीड़ी पीता था, तो मैं उसको बोल नहीं पाता था क्योंकि काम उसका अच्छा था, लॉन्ग टाइम से काम कर रहा था। तो वो पी रहा था ना, तो उनको मैंने काफी बार बोलता हूँ। फिर उनका एक बार मेजर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको दाढ़ में कुछ इश्यू हुआ, तो डॉक्टर को दिखाने गए। उसने देखा कि भाई दाढ़ में फुनगी हो रही है। तो उसने मजाक में डॉक्टर, क्योंकि वो ऐसे ही डॉक्टर को दिखा, तो डॉक्टर बोले एक बड़े डॉक्टर को दिखा दो, ये बार बार क्यों होता है। तो मास्टर दूसरे दिन आया, तो वो दाढ़ में वैसा कुछ डाल के ना, मास्टर क्या हुआ। तो वो मेरे को मास्टर अच्छे को दिखा दो, तो क्या किसको दिखा दो। मैं बोला एक एमडी ऐसा है, ये मेरा फ्रेंड ही है, आप चले जाओ, मैं बोल देता हूँ। तो बोले हाँ, चले गया। तो वहाँ पे फाइल बनाने की थी, फाइल बना दिया। तो मैंने उनको बोल दिया था मैं भेजता हूँ, पैसे मत लेना। तो वो मेरा रिलेशन काफ़ी डॉक्टर से भी ऐसा है, वो बोले नहीं लेना, हाँ कर दो। फिर उसने बोला कि भावेश भैया ये आए थे उनको, मगर मेरे को ऐसा लग रहा है इनका एक बार रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। मैं बोला निकाल दो, क्या पूछना। बोले रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, वो रिपोर्ट आज से 10,000 रुपये का होगा। तो मेरे को उनको आप ऐसा बोलो कि 1,500 रुपये का रिपोर्ट हो रहा है, 1,500 रुपये ले लो, 8,500 रुपये मैं दे दूंगा, आप रिपोर्ट निकाल दो। तो वो आए, बोलो 1,500 रुपये का रिपोर्ट बोल रहा है, वो तो चलो 300 रुपये की दवा। मैं बोला मास्टर 1,500 ही बोल रहा है, निकाल दो। तो निकाला, उसने रिपोर्ट निकाल दिया। बहुत देखो एक बहुत बड़ी बात, रिपोर्ट निकालने के बाद उनने मुझे पहले मैसेज किया उनको लेके आओ। मैं बोला मैं नहीं आऊँगा। क्या है बताओ। मैंने आप लेके आओ। मैं बोला इश्यू क्या है बताऊँ। ठीक है ना, उनको लेकर। मैं बोला उनको भेज रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ। उस टाइम मेरा मूड थोड़ा सही नहीं था मास्टर के बारे में ही। मैं बोला जाओ मास्टर आप जाके आओ। मास्टर गए, बोले मास्टर आपको कैंसर है। मास्टर बोले क्या बात करता हूँ। बोले कैंसर है। मेरे को बता दिया कैंसर है इनको। मैं बोला ऐसे आपकी कहीं गलती होती होगी, तो ये रिपोर्ट, मैं बोला मेरे को, आप मेरे दोस्त हो, गलत नहीं बोलोगे, मुझे इसको कंफर्म करना है तो क्या करूँ। तो उसने बोला आप बॉम्बे कोकिला में एक बार रिपोर्ट भेजो या आप करवाओ। तो मैंने इसको क्या बोला, आप इसका लैब ले लो, मैं ये रिपोर्ट बॉम्बे भेजता हूँ। मेरे काफ़ी सारे कच्ची दोस्त हैं। मैं एक को बोला यार मैं एक रिपोर्ट भेज रहा हूँ, आपको ये रिपोर्ट निकालना है क्या है। दिन वो 4-6 दिन बाद रिपोर्ट आया, वहाँ से भी कंफर्म आया कि कैंसर ही है। वहाँ से पता चल गया ये 3rd लेवल का कैंसर है। अब सोच लो उसको कैंसर था, उनको पता नहीं चला क्योंकि दवाई से हो जाता था। अब वो थोड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि मुस्लिम जो होता है ना थोड़ा स्ट्रांग माइंड के ही होते हैं, तो स्ट्रांग थे। तो उनकी घरवाली मेरे पास बहुत साल से काम करते, उनकी घरवाली आई, कैसा है वैसा है। मैं बोला जो भी है डॉक्टर को पूछो क्या होगा। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ के जो डॉक्टर बोल रहे थे कि 2.5-3 लाख रुपए का ऑपरेशन होगा भैया, यहाँ करवा दो। मैं बोला चांस नहीं लेना हो तो क्या करना चाहिए, अगर मेरे को हुआ होता तो मैं क्या करता। तो बोले तू तो यार लीलावती में ही जाता ना, तेरा इंश्योरेंस है, तेरा ये है, तेरा वो है, तेरे पास पैसा है। मैं बोला ये मैं ही हूँ, ऐसे समझो। अब कहाँ करवाना चाहिए बताओ। बोले कोकिला में चले जाओ। मैं बोला कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट लिया कोकिला में, बोला दिखा क्या हो। कोकिला में बोला 5.5 लाख रुपये होगा। मास्टर, मैं बोला आप चले जाओ। मास्टर बोले मेरे पास यहाँ से 60,000 रुपये नहीं है, 5.5 लाख तो दूर की। मास्टर आपको जाना है, आपको अगर 1 साल वहाँ पे बैठना है या 1 महीना बैठना है, मैं बैठा हूँ आज, चाहे 10 लाख लग जाए या 50 लाख लग जाए, मेरा खर्चा मैं कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। पहले तो उसको वहां से एकदम रिजल्ट कंप्लीट कर दिया। तो उसको फैमिली को तो ये चीज हो गया कि सेठ बैठे, हमको कहीं पे देखना नहीं है। तो सबसे बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पावर वही होता है आदमी को जिंदा रखने का। तो हो गया, ऑपरेशन करवा दिया, कंप्लीट हो गए, आ गए घर पे। आप सोचोगे नहीं, और डॉक्टर ने बोला 6 महीने तक ये आदमी ज्यादा खाना भी नहीं खा पाएगा। वो आदमी 28वें दिन मेरी ऑफिस पे आ गया काम करने के लिए, कटिंग दो। मैं बोला मास्टर नहीं, कंप्लीट हूँ मैं, बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था, मैं कंप्लीट हूँ, मुझे बोलना क्या है, मेरे को काटना है। तो बोला चलो कोई बात नहीं, माइंड भी थोड़ा क्लियर है कि काटो, बनाओ, करो। काम शुरू किया। ये को कि आदमी 1 महीने में 3rd लेवल का कैंसर क्लियर हो जाए। आज 6-7 साल हो गए, वो आदमी मेरे यहाँ बंदा काम करता है। अब सोच लो, अगर वो आदमी ने मेरे यहाँ से पैसे देखे होंगे कि ये सेठ 100 रुपया कटिंग का दे रहा, वो 110 दे रहे, वहाँ चले गए होते, तो ये चीज़ होने वाली थी, शायद जिंदा ही नहीं रहता।
करेक्ट। ये होता है आपकी लायबिलिटी का सिंबल कि आप क्या हो। वो जरूरी नहीं है सबका टैग लगे ही। कभी कभी कोई लीलन का कपड़ा बिना टैग का भी पहना ना, मगर उसकी वैल्यू वही होती है जो टैग वाली होती है। जरूरी नहीं हर चीज पे टैग लगे, करेक्ट है। ये होती है। सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस Thank you. एपिसोड। बहुत मजा आया बात करके, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने मिली, काफी कुछ आपके बोलते हैं ना सीखने जैसा था आपके डेली लाइफ चलो रूटीन। अच्छा, मैं तो यही सोचता हूँ कि आने वाली इंडस्ट्रीज ये लाइन में जो भी है, हम तो जैसे अभी कमा भी बहुत लिया, काम भी बहुत कर रहे हैं, अब तो काफी सारी लाइन में चले गए काम करने के लिए। जो भी मैसेज देना चाहता हूँ ना, जीवन में एक चीज माइंड में थॉट कर दो कि किसी का बुरा नहीं करना है। सेकंड चीज ये कर दो कि जहां करना है वहां 100% करना है, या ना करना है। नल्ले बने रहो, घर में बैठे रहो, मत करो। मम्मी को बोल दो मुझे करना ही नहीं है, मगर जिस दिन करो उस दिन 100% दो। आप रट्टा मार के कोई भी काम मत करो, क्योंकि रट्टा मारने वाला काम जीवन में कभी फेल ही होने वाला है। आपके जीवन में वो चीज लूपुल रह जाएगा। आपके वो घर पे बोलते हैं ना, वो नालायक बेटा है मेरा, नालायक बेटा। वो नालायक मत बनो, निकम्मे बन जाओ। निकम्मे का मतलब क्या हो, ये करता नहीं है। नालायक का मतलब ये कुछ करेगा नहीं। दोनों सेंटेंस सही है, मगर वर्थ दोनों के अलग है। तो ये चीज बनो कि अपने को कोई आदमी ये ना बोल पाया। जिस दिन किया ना, फाड़ दिया इसने। मैं भी जब काम करता था तो वैसे ही करता था कि बंदा काम तो कर रहा है, जिस दिन करेगा उस दिन कहाँ जाएगा। आज आगे अब कहाँ पे है, काम कर रहे हैं, अपने नीचे 50 आदमी काम कर रहे हैं। करेक्ट है। सो थैंक यू। थैंक यू। मिलते हैं, ट्राई करेंगे कि और भी अलग अलग टाइप के अपने सीरीज में चालू करें कुछ, ताकि फील्ड के बारे में जो नॉलेज है, क्योंकि आज एक 20 साल का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, और वो धीरे धीरे करके जब लोगों तक पहुंचेगा, उनके माइंड में कुछ आएगा, कहीं ना कहीं उनको हेल्प होगा। हाँ, मुझे तो 90% ये तो क्या होता है, अपने जैसे काम ये फील कर रहे हैं। बाकी मुझे तो अभी पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया। अब मैं यही सोचना चाहता हूँ कि मैं किसी को काम कैसे लगूं। मैं इतना बड़ा तो पैसा आदमी हूं नहीं कि मैं किसी को बोल दूं मैं दान करने लगूं, ये करने लगूं। मुझे वो नहीं करना है। मुझे दान ये चीज करना है कि जो मेरा नॉलेज है ना, वो मुझे किसी को देना है। ओके। चाहे आप बड़े कभी मेरे से कुछ बड़े बन जाओ, तब जाके क्या बोलेगा, साला एक बंदा था, उसने मुझे ये लाइन दिया था, मैं आज यहाँ पे हूँ। करेक्ट, ये बनना है मुझे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड जैसे फैशन डिजाइनिंग के रिगार्डिंग अगर माइंड में कुछ कंसेप्ट है, आपके कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, और आपको अगर उस चीज के बारे में क्लैरिटी चाहिए कि कैसे आप उस चीज को आगे कर सकते हैं, कैसे डाउट्स वगैरह है वो आपके क्लियर हो सकते हैं, तो आपके डाउट्स और क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम ट्राई करेंगे कि भावेश सर के साथ हम फिर से एक पॉडकास्ट करें और उसके अंदर इसी टाइप के आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, उसको हम क्लियर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आगे और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रहे हैं, तो फिर से एक बार सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।